इतनी भारी और कड़क आवाज सुन सभी उस दिशा में देखते हैं तो अधीरा को देख सभी की डर से हालत खराब हो जाती है। सभी 2 कदम पीछे हो जाते हैं। वही प्रकाश जी आलोक जी की आंखों में गुस्सा आ जाता है। पर प्रकाश जी सूरज सिंह से भी नाराज थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी के ना कहने पर वो इस तरह से उसकी बेटी के साथ हरकत कर सकते हैं। पर यहाँ पर उनकी बेटी की गलती थी और सूरज की इज्जत की बात थी। उन्होंने सब इग्नोर कर गुस्से में आशिमा को देखते हुए, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? आशिमा अपना चेहरा झुका लेती है। तो वही मोहित बड़े ही घमंड और एटीट्यूड से अधीरा को देखते हुए, तुम हो कौन और एक बंदूक लेकर साबित क्या करना चाहते हो कि जैसे बहुत बड़े माफिया डॉन हो? तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे होने वाली बीवी को अपनी बीवी बताने की? लगता है तुम्हें जीने की इच्छा खत्म हो गई है। ये बात सुन वो अपने गुंडे को बोलता है, पकड़ो उसे। पर कोई भी आगे नहीं बढ़ता। मोहित गुस्से में तिल मिलाते हुए, मैं तुम लोगों को सैलरी किस चीज की देता हूं, जाकर उसे मार डालो। ये शादी अब एक युद्ध बन चुकी थी। शायद इसका अंदाजा हर किसी को था। मोहित जब देखता है कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा तो वो खुद आगे बढ़ने लगता है। तो एमएलए सूरज सिंह उसका हाथ पकड़ते हुए, मोहित बस करो, चलो पीछे हटो। मोहित गुस्से में, क्यों हटूं पापा, आप इससे डर रहे हैं? अरे इसकी औकात ही क्या है? अधीरा जो कब से अपने बारे में सुन रहा था, वो अपने बंदूक को अपने गर्दन पर सहलाते हुए उसे ऐसे देखने लगता है जैसे उसे कच्चा निगल जाएगा। ये देख वहां पर सभी की हालत खराब हो जाती है। तभी मोहित पुलिस वालों को चिल्लाते हुए, तुम सब देख क्या रहे हो? इतने बड़े बड़े पोस्ट ऑफिसर हो, कोई तुम्हारे सामने ही किसी 2 इंसान को मार दिया और अभी तक तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो। पुलिस वाला अपना माथा पोंछते हुए, मिस्टर मोहित आपके इस फैमिली मैटर में मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये सुनकर मोहित को गुस्सा और हैरानी दोनों थी। अब मोहित को कौन बताएं कि अधीरा एक कसाई और माफिया असर गैंग का लीडर है, ऐसा जिसे हर गुंडे मवाली हर पुलिस वाला जानता है। पर आज तक एक भी गुनाह सामने ना होने पर कोई उसे अरेस्ट नहीं कर पाया। पर हर कोई जानता था अधीरा क्या चीज है। उसे सिर्फ गुस्सा दिलाने की बारी थी, नहीं तो वह अपना महाकाल रूप धरने में समय नहीं लेता था। मोहित गुस्से में जाकर अधीरा के पास खड़ा हो जाता है और अधीरा को जैसे ही कुछ बोलने को होता है, अधीरा अपने बंदूक से उसके सीने पर रख वहीं पर उसे रोक देता है। ये देख एमएलए सूरज की तो हालत खराब हो जाती है और सभी एक पल के लिए अंदर तक से सहम जाते हैं। तभी एमएलए दौड़ता हुआ जाकर अधीरा के सामने खड़े होकर, हमें माफ कर दो, हमारे बेटे से गलती हो गई, एकलौता है, उसकी शादी इस तरह टूटने से वो समझ नहीं पा रहा है। अगर मुझे पता होता कि इसकी शादी आपसे हुई है तो मैं कुछ बोलते ही नहीं देता। वो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वही आसिमा अपने आंखों में आंसू लिए नफरत और डर के भाव से अधीरा को देख रही थी। आखिर इसीलिए तो उसके पिता नहीं चाहते थे उसकी शादी अधीरा से हो। आज अधीरा उसी के सामने खून की होली खेल रहा है। आशिमा के आंखों में इतनी ज्यादा बेबसी और इतनी ज्यादा पीड़ा देख अधीरा अपनी आंखें बंद कर मोहित के सीने से अपनी बंदूक हटा देता है। ये देख सभी एक राहत के सांस लेते हैं। पर अगले ही पल अधीरा उसे अपने हाथों से गाल पर एक जोर सा मुक्का जड़ता है तो मोहित छटक कर 4 से 5 कदम दूर गिरता है और उसके मुंह से खून आ जाता है। अधीरा उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ उसे जबरदस्ती उठाते हुए, आज के बाद यदि उस पर अपनी नजर डाली तो तेरी आंखें नहीं रहने दूंगा, ये बोल उसे गुस्से में झटक देता है। मोहित आंखों में गुस्सा लिए कपकपाता ही रह जाता है और सूरज उसके पास जा उसे संभालते हुए लेकर खड़ा हो जाता है। अधीरा जाकर प्रकाश के सामने खड़ा हो जाता है और आलोक जी से कहता है, इतना तो जान गए होंगे आप लोग कि मेरी शादी हो चुकी है, इसीलिए चुपचाप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी बीवी को ले जा सकूं। तभी प्रकाश गुस्से में तिलमिलाते हुए अधीरा का कॉलर पकड़ लेते हैं। उसके ऐसा करते ही हर कोई आंखें फाड़े देखा रहे थे और डर से हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ अधीरा को किसी का छूना पसंद नहीं, वहां उसकी कॉलर को पकड़ा जा रहा था। तभी प्रकाश जी गुस्से में बिफरते हुए, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की? तभी वहां पर केडी आते हुए, प्रकाश उसका कॉलर छोड़ो। केडी को लोग देखते हैं तो कोई पहचान नहीं पाता है क्योंकि केडी ने अपनी पहचान हमेशा छुपा कर रखी थी। सभी के नजर में डीडी का पूरा वंश खत्म हो चुका था। हर कोई मर गया था और इसीलिए केडी ने अपनी पहचान हमेशा छुपा कर ही रखी थी। प्रकाश अधीरा के कॉलर को कसते हुए, तुम दोनों बाप बेटे हमारी जिंदगी में नाक की तरह कुंडली मारकर बैठे हो, आखिर मर क्यों नहीं जाते? तूने यह अच्छा नहीं किया अधीरा, ये बोल मुझे कॉलर को कसते जा रहे थे और साथ ही साथ में अधीरा अपना आपा खोता जा रहा था। वो गुस्से में प्रकाश का गला पकड़ लेता है। ये देखते ही आशिमा अपनी होश में आती है और अधीरा का हाथ खींचते हुए, अधीरा मेरे पापा को छोड़ो। तो उधर सुधा जी भी आकर छोड़ो, आलोक भी। पर अधीरा का गुस्सा अपने आप में नहीं था। कीर्ति भी डर सहम कर आन्या के गले लग जाती है। उसे आज अधीरा को देखकर ही डर लग रहा था। वो उनके गले को दबाते जा रहा था और सभी सहम कर उसे देखे जा रहे थे। तभी पीछे से एक काफी भारी और दमदार लेकिन एक ठहराव आवाज गूंज जाती है, छोड़ो उन्हें अधीरा। यह आवाज सुनते ही अधीरा प्रकाश जी का गला छोड़ देता है। प्रकाश जी को आलोक जी संभालने लगते हैं। प्रकाश अपना गला पकड़ खांसने लगता है। सभी हैरान होकर उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि अब यह वही आवाज के कारण प्रकाश जी का जान बचता है।
सब उस दिशा में देखते हैं तो अपने गाड़ी से टिककर खड़ा आदित्य अपने गुस्से भरी नजर से उधर देख रहा था तो वही पीछे से वीर आकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। अर्जुन भी आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। आदित्य को देख कोई समझ नहीं पाता कि अधीरा आदित्य की आवाज सुन क्यों रुक गया। वीर और आदित्य को देख आन्या और कीर्ति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वीर को देख उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं तो वहीं आन्या को अब एक मजबूती फील हो रहा था। आदित्य जाकर आलोक जी के सामने खड़ा हो जाता है। आलोक जी उसे अपनी जलती निगाहों से होते हुए, विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने आदमियों को इतनी बदतमीजी करना सिखाया है कि अपने से बड़े को साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये तक नहीं पता। ये बोलते वक्त वो अधीरा को गुस्से में देख रहे थे। आदित्य बड़े रौब से जवाब देता है, जब ये पता हो कि सामने वाला का मिजाज क्या है, किस टाइप का इंसान है, वो खिसका और टेयाई इंसान है, ये जानते हुए भी उसके साथ उलझोगे तो अंजाम तो कुछ बड़ा ही होगा और उसे भुगतना भी होगा। प्रकाश जी अब तक जो समझ चुके थे वो कुछ बोलने ही वाले थे, तभी आलोक उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। आलोक गुस्से में, मेहमान हो मेहमान बनकर रहो, ज्यादा परिवार में तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है आदित्य सिंह राजवंश। तभी आलोक की नजर वीर पर जाती है। वीर उन्हें बड़े ही शांत भाव से देखे जा रहा था। आलोक के अंदर पता नहीं क्या आता है, वो एक सेकंड के लिए कीर्ति की तरफ मुड़कर देखते हैं जो वीर को एक टक देख रही थी। अब उन्हें एक डर सताने लगा। उनके चेहरे का रंग उड़ता देख आदित्य जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी, वो किसी साइको की तरह हंस रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस बिजनेसमैन को हो क्या गया है और आखिर यह है कौन। तभी अधीरा जाकर एक बड़ी सी चेयर लाकर वहां पर रख देता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। तभी आदित्य हंसते हुए जाकर उस चेयर पर पैर पैर पर चढ़ाकर बैठ जाता है। हर कोई शॉक्ड हो जाता है। अधीरा किसी के लिए चेयर ला रहा है, ये बात सभी के दिमाग में घूमने लगती है क्योंकि हर किसी को पता था कि अधीरा जो माफिया गैंग का लीडर है, जिसके नाम से लोग कांपते हैं, जिसको देखकर सबके रूह कांप जाती है क्योंकि वह एक काल था, उसे किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यदि वो किसी के सामने झुकता था तो वो उसका बॉस असर था। हर कोई शंका के भाव से आदित्य को देखने लगते हैं। तभी लोग आदित्य सिंह राजवंश का शॉर्ट फॉर्म आदित्य का ए सिंह का राजवंश का आर असर ये समझते ही सभी दो कदम और पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो सभी यह जानते थे कि अब तक एएसआर का चेहरा कोई नहीं जानता, पर वो जो भी है एक सनकी पागल है जो शांत भाव से भी इंसान को खत्म कर देता है। तो जब अपने आप पर आता है तो इंसान की मौत भी बदतर हो जाती है। अब तो सभी को उसका चेहरा भी मिल चुका था। आदित्य सिंह राजवंश बिजनेस दुनिया में भी लोग उसके नाम से डरते थे, तो अब ये जान लेना कि वो माफिया है। अब सभी वहां से निकलना चाहते थे। आदित्य अपनी हंसी को रोक बोला, सिर्फ मौजूदगी से ही आपकी यह हालत है तो सोचिए जो होगा उसे कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। सभी आलोक जी गरजते हुए, आदित्य मैं तुमसे कुछ देर के लिए अकेले में बात करना चाहता हूँ। आदित्य हंसते हुए, बात करने के लिए अब कुछ रखा ही नहीं है। तभी पृथ्वी की जाकर, आदित्य तमाशा लगाना बंद करो, यदि आलोक तुमसे अकेले में बात करना चाहता है तो तुम्हें बात करना चाहिए, इस तरह से घर की इज्जत को उछालना नहीं चाहिए। आदित्य उन्हें टेढ़ी नजरों से देखते हुए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगा? हु आर यू? पृथ्वी जी अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। तभी आदित्य बोलता है, जब बात करने की बारी थी, समझने की बारी थी, तब किसी ने कुछ नहीं किया, अब जो होगा यही होगा। आलोक की तरफ अपना रुख करते हुए, अब एक बेटी की तो शादी हो चुकी है जिससे वह प्यार करती थी और दूसरी बेटी को भी विदा करने का वक्त आ गया है। आलोक गुस्से में, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी आदित्य बोलता है, मैं चाहता हूं आप बिना किसी चिकचिक के कीर्ति और वीर की शादी को एक्सेप्ट करिए। एक नजर वीर और आदित्य को देखा है, अगले ही पल अपने हाथों से जोर जोर से तालियां बजने लगता है। सभी आदित्य जी को देखने लगते हैं तो आदित्य तालियां बजाते हुए वह भी एक चेयर पर बैठकर अपने पैर पैर पर चढ़कर सामने आदित्य को घूमते हुए बोलता है, क्या दिन आ गया है, जो प्यार करता है उसकी बोलने की औकात नहीं है और बोलेगा भी तो कैसे है, तो एक रहमत कम पर पलने वाला इंसान। ये सुनते ही वीर अपने मुठियाकाश लेता है। औकात की बात नहीं करो तो अच्छा है आलोक कपूर, क्योंकि जिसे आप इतना कमजोर समझ रहे हैं तो वही आपके नाक के नीचे से आपकी बेटी को ले गया है और आपको पता तक नहीं चला और अभी तक रुका है। मेरे संगति का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे जैसा घटिया इंसान होता तो अब तक तुम्हारे बेटी को उठाकर लेकर चला गया होता। आदित्य का गुस्सा देख फिर उसके कंधे पर हाथ रख उसे थपथपाने लगता है। आदित्य कुछ शांत होते हुए, आदित्य आलोक को देख, इस आदित्य सिंह राजवंश उसके कंट्रोल में है। अगर वो मुझे सहारा ना दे तो मैं दुनिया का नक्शा ही बिगा दूं अपने इस गुस्से से। अगर वो मुझे सही राह न दिखाए तो मेरी बात ना मानने वालों की मैं अब तक क्या हश्र कर दूं यह मुझे खुद भी नहीं पता। तो इतने से ही समझ लो कि जो आदित्य सिंह राजवंश उर्फ असर द माफिया को अपने कंट्रोल कर सकता है उसकी औकात और ओहदा कितनी ऊंची होगी। हर कोई हैरानी से वीर को देखने लगता है। वाकई में असर की गुस्से के बारे में सब कोई जानता है। वह वीर के बस छूने मात्र वह इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है? इसलिए जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से मान जाए तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तभी रमेश गुस्से में गरजते हुए, माफिया होगे तुम अपने लिए पर हमारे लिए नहीं। एक बार मेरे बेटे की शादी आन्या से हो रही थी तो तुम उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए, लेकिन इस बार नहीं, इस बार हम अपनी इज्जत की दाव नहीं खेलेंगे।
आदित्य सार्कास्टिक, क्या सच में आपकी कोई इज्जत भी है? ये सुन वो उसे घुनेने लगता है। तभी पूरब, क्या बात है? मतलब क्या हमें शादी में आए हुए बाराती समझ के रखे हो? मैं कीर्ति का दूल्हा हूं और मुझे डराने की कोशिश करना भी मत, क्योंकि मैं बिना कीर्ति से शादी किए नहीं जाऊंगा। ये बोल वो आन्या से चिपकी कीर्ति का हाथ जबरदस्ती पकड़कर खींच लेता है। वो कीर्ति को एक कदम भी ले जा पाता तभी वो 2 कदम दूर गिरा होता है। सभी हैरानी से देखते हैं तो वीर उसे उसका हाथ पकड़ उसे दूर झटक देता है और कीर्ति को अपने पास खींच लेता है। कीर्ति वीर का स्पर्श पा उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। पूरब गुस्से में उठकर वीर की तरफ आते हुए, घटिया आदमी, एक नंबर का भिखारी, तूने मुझे समझ क्या रखा है? ये बोल वह जैसे ही वीर को छूने आता है वैसे ही एक हाथों से ही वीर उसके गर्दन को पकड़ उसको ऊपर उठा लेता है। ये देख वहां पर सभी की सांसें अटक जाती है। आदित्य मुस्कुराते हुए आराम से उन दोनों की दृश्य को देख रहा था। तभी वीर थोड़ी तेज आवाज में, शांत हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। कितनी बार मैंने तुझे कहा है कीर्ति से दूर रहना, लेकिन लगता है तुझे मेरी बात रास नहीं आती है। ये कह उसका गला दबाने लगता है। तभी कीर्ति रोते हुए उससे बोलती है, प्लीज छोड़ दो उसे। वीर जैसे ही कीर्ति की आवाज सुनता है वो उसे एक बार और झटक देता है। तभी रमेश आलोक के पास जाते हुए, आलोक क्या बात है? क्या दोस्ती निभाई है तूने? मतलब तेरी ही बच्चियों का निर्णय कोई आकर बाहर वाला कर रहा है और तू यहाँ चुपचाप बैठा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। आलोक जी गुस्से में उठते हुए, कीर्ति कीर्ति, उनकी आवाज सुन सह मकर वीर को जोर से पकड़ लेती है। तभी आलोक जी बोलते हैं, सुधा, इससे कहो इधर आए। सुधा जी जो ये सब देखकर ही चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता था ये होना ही था, पर यह बात आलोक जी नहीं समझ पा रहे थे। वह आती है और कीर्ति को अपने पास लाती है। तभी आलोक जी कीर्ति से कहते हैं, कीर्ति मेरी बेटी है और इसके जीवन का फैसला मैं करूंगा। इसकी शादी पूरब से होकर रहेगी और इसके सामने मैं खड़ा हूं। जिसे भी कीर्ति को पकड़ना है उसे मेरा सामना या मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। ये सुनते ही आन्या जो डर कर सहमी थी उसके अंदर मुंह से घुटी चीख निकल जाती है। आदित्य एक नजर आन्या को देखता है, फिर वो प्रिया को इशारा करता है तो प्रिया जाकर आन्या को पकड़ लेती है। कीर्ति ऐसी बातें सुन सहम सी जाती है और काफी मजबूर हो जाती है। हर कोई जानता था कि आलोक जी कैसे शख्सियत है, वह अपने बात पर अटल रहने वाले हैं और काफी ताकतवर इंसान है। उनसे लड़ना इतना आसान भी अब नहीं था। वो अब अपने आप पर आ गए थे। रमेश के चेहरे पर कुटिलता भरी स्माइल आ जाती है। वो एक नज़र सुधा को देखता है जो बिना किसी भाव के साथ देख रही थी, जैसे रमेश के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। तभी अचानक एक आवाज और गुजती है, यदि फैसला बाप ही करेगा तो क्यों ना उसका फैसला उसका बायोलॉजिकल बाप करे। यह आवाज सुन जैसे ही लोग फिर से उस दिशा में देखते हैं तो 55 साल के ऊपर एक इंसान जो बड़े ही तरीके से, लेकिन बाल बड़े बड़े, दाढ़ी भी उसकी बड़ी बड़ी, पर उसकी पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं थी। उसे देख कोई समझ नहीं पाता, पर जितने लोग भी उसे जानते थे उसे कुछ डर से, कुछ हैरान से, तो कुछ दर्द से देख रहे थे। यह कोई और नहीं सौरभ था, जिसे देख सुधा जी के आंखों में एक दर्द झलक जाता है, तो वही रमेश के आंखों में एक डर, वही आलोक और पृथ्वी के नजर में हैरानी। जब सभी किसी दूसरे की आवाज सुनते हैं तो सबकी नजर उस इंसान की ओर जाती है। सामने खड़े इंसान को देख सुधा, रमेश, पृथ्वी और आलोक चारों के चारों हैरान हो जाते हैं। सामने कोई और नहीं सौरभ बंसल खड़ा था। सुधा के कहने के बावजूद आलोक को यही लगा कि यह सुधा की इमेजिनेशन है, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने कई बार सौरभ के ड्रामे से गुजरी थी और शायद इसीलिए उन्हें एक बार हार्ट अटैक भी आया था, क्योंकि वो उसकी यादों को भूल नहीं पा रही थी। उस दिन ये बताने पर कि सौरभ था उन्हें विश्वास नहीं होता है, पर सुधा को सांत्वना देने के लिए वो उसकी बात को एग्री करते हैं। आज उसे सामने देख उन्हें भी यकीन हो जाता है कि सौरभ है। अनायास ही उनकी आंखें सौरभ भी इर्द गिर्द घूमने लगती है, जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हो, वो किसी को देखने की इच्छा बेचैनी रख रहे हो, वो किसी को देखना चाह रहे हो, पर लगभग 1 मिनट अपने आंखें इधर उधर दौड़ने के बावजूद उनकी नजर में वो नहीं आया जो वो ढूंढ रहे थे। तभी आलोक अपने होश में आते हैं और सौरभ को देखते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम और यह कैसी घटिया मजाक कर रहे हो? सौरभ तिरछी स्माइल के साथ में, मेजर आलोक कपूर। उपस सॉरी आलोक कपूर, आपकी याददाश्त लग रहा है कि बहुत कमजोर हो गई है। कहाँ शार्प माइंडेड, हार्ड वर्किंग, एक्सीलेंट फाइटिंग इंसान इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये बात अलग है कि मुझे दाढ़ी मूंछें आ गई है। वो अलग बात है कि मैं किसी के प्यार इंतजार में देवदास बन चुका हूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरा चेहरा इतना अनजाना हो गया हो। जैसे ही सुधा ये सुनती है वो अपनी साड़ी पर अपनी पकड़ कस लेती है। उनकी आंखें डबडबा गई थी, वो तो एक टक बस सौरभ को देखे जा रही थी। तभी सौरभ आदित्य के पास आता है और वो एक नजर कीर्ति को देखता है तो उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। एक अतीत का दर्द उसके सीने में गुजरता है, पर वह अपने आप को मजबूत कर अपने कांपते हाथों को उसके सर पर रख देता है। कीर्ति की आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे वो स्पर्श कोई अपना हो, पर वह ना समझी के भाव में उसे देखी जा रही थी। तभी आलोक कीर्ति को अपने पास खींच लेता है और बोलता है, तुम जो भी हो अपना ये घटिया मजाक अपने पास रखो, हमारे पारिवारिक मैटर में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
तभी सौरभ अपनी जेब से एक कागज निकलता है और उसे आलोक के सामने लहराते हुए धीरे धीरे कदमों से सुधा के पास जाता है, जो बुद्ध बनी खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी सौरभ उसके पास जा उसके चारों तरफ घूमते हुए एक नजर भरकर सुधा को देखता है, जैसे उसे अपने आंखों में बसा लेना चाहता हो। फिर उसे आलोक और सुधा जी का अस्पताल में करीबी याद आती है, तो वो 2 कदम पीछे हो जाता है और सुधा की तरफ वो कागज बढ़ाते हुए, वैसे सुना है आप बहुत बड़ी सर्जन डॉक्टर हैं, तो इतना तो जानकारी आपको होगी ही, जरा इसे पढ़कर कंफर्म कर लीजिए सही है या गलत। जिस किसी को विश्वास नहीं होगा मैं तुरंत वह टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। सुधा जी उसे कागज को नहीं पकड़ती, वो बस उसी को देखे जा रही थी। फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंसू उनके गाल पर गिर जाते हैं। तभी सौरभ उनके आंसू को अपने अंगूठे से हटाकर झटकते हुए, इतनी भी शिद्दत से मत देखिए कि आपका पति बुरा मान जाए और यह आंसू अपनी बेटी के विदाई में बहाइएगा। आलोक जी गुस्से में वो उस कागज को छीन लेते हैं और उसे खोलकर देखते हैं तो एक पल के लिए उनकी सांसें अटक जाती है। जो कीर्ति का और उसका डीएनए था। तभी आलोक उसे फाड़ते हुए, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है कि तुम कोई कागज पर डीएनए टेस्ट करवाकर मुझे दोगे और मैं इस बात का विश्वास कर लूंगा। तभी राघवेंद्र जी वहां पर आते हुए, आलोक ये शादी नहीं तमाशा बन चुका है और थोड़े शांति से काम लो, ये क्या तरीका है घर की इज्जत को बाहर उछालने की। आलोक तिलमिला जाते हैं। आप अपने पोते से पूछिए जो मेरी इज्जत को पानी में मिलाने पर तुला है। राघवेंद्र जी समझ जाते हैं इस समय आलोक से बात करना सब बेफिजुल है, ये सब अतीत का उसका दर्द, उसका अंदर पाला हुआ गुस्सा है जो आज पूरा निकल के ही बाहर निकलेगा। राघवेंद्र जी सभी मेहमानों को इशारा करते हैं और सभी के सभी जैसे इस मौके की फिराक में थे। तभी राघवेंद्र जी की एक कड़क आवाज आती है, अगर बाहर जाकर गॉसिप फैलाने की कोशिश की तो तुम सबका सामना मुझसे होगा। सभी के सभी डरकर वहां से तुरंत भाग जाते हैं। अब वहां पर अभी भी एमएलए का परिवार, पूरब का परिवार, राजवंश परिवार और केडी था। तभी सौरभ किसी को इशारा करता है तो एक आदमी सफेद पेंट और सफेद शर्ट में, उम्र यही 60 से 65 साल का एक आदमी आता है। उसे देख सुधा जी के मन में, डॉक्टर सुधांशु, यह इंडिया के जाने माने डॉक्टर थे जिनका विदेश में भी काफी नाम था। यह अपने हर चीज एक्यूरेट पर भी माने जाने जाते थे। उनकी कही हर चीज सही होती थी। तभी सौरभ उनको बुलाते हुए, तो बताइए डॉक्टर साहब ये डीएनए टेस्ट क्या गलत है या सही है। डॉक्टर सुधांशु का चेहरा को देखकर ही लग रहा था उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले आया गया है, क्योंकि वो इतनी आसानी से किसी के घर तो नहीं आने वाले थे। पर अब भाई माफिया गैंग काम भी तो ऐसे ही करते हैं। कोई और समय होता तो कीर्ति, प्रिया, आन्या सभी डॉक्टर सुधांशु को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनसे मिलना तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था और उनके अंडर में काम करना हर किसी को नसीब में नहीं होता। डॉक्टर सुधांशु अपनी बात को क्लियर करते हुए बोलते हैं, ये सच है और यह डीएनए टेस्ट भी 100% सत्य है। ये जिस बाप बेटी का है ये पूरी तरह से मैच करता है। किसी को विश्वास ना हो तो मैं उसके सामने ये टेस्ट कर सकता हूँ। और फिर सुधा को देखते हुए, डॉक्टर सुधा आप तो मेरे अंडर में काम कर चुकी है, आप मुझे असिस्ट कर सकती हैं। उनकी बात गलत हो कोई मान ही नहीं सकता था। ये सुनते ही कीर्ति 2 कदम लड़खड़ा जाती है, पर वीर उसे संभाल लेता है। कीर्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा आलोक जी ना होकर कोई और है। उनके ऐसा करने पर आलोक जी चुप हो जाते हैं। सौरभ हाथ से इशारा करता है तो डॉक्टर सुधांशु चले जाते हैं। तभी सौरभ अपने जेब में हाथ रखते हुए बोलता है, और मैं इसका बायोलॉजिकल फादर होने की वजह से मैं चाहता हूं इसकी शादी उसी से होगी जिससे वह चाहती है। तभी आलोक जी गुस्से में, तुम्हारे बोलने और ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सौरभ, यदि माँ बाप दोनों चाहे तो आलोक चुप हो जाता है। तभी सौरभ सुधा के पास जाते हुए, सुधा मुझे अतीत की बातें नहीं करनी, नहीं मुझे कोई और बात करनी है। ये बात आपकी बेटी और मेरे बेटी की है। आप क्या चाहती है कि उसकी शादी हो वहां जहां वो चाहती है या उससे जिसे वो पसंद नहीं करती। यदि उसकी शादी वीर से हो रही है तो आपको कोई आपत्ति है। सुधा जी को पिछले दिन का मंजर याद आ जाता है जब आलोक जी मारिया की बात पृथ्वी से कर रहे थे। भले ही वो दिखा रहे थे कि वो उससे नफरत करते हैं, पर आज भी उसे याद को अपने दिल में रख उनका दिल तड़पता था। सुधा कुछ नहीं बोलती, जिसका सीधा मतलब हाँ होता है। आलोक जी सन्न रह जाते हैं। आज उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वह अकेले हैं। तभी पूरब सौरभ के सामने आते हुए, आप हैं कौन और ऐसे कैसे कीर्ति की शादी मेरे होते हुए किसी और से कर सकते हैं। सौरभ एक बार अपना चेहरा इधर उधर करता है, उसके बाद पूरब के गाल पर एक जोर से तमाचा जड़ देता है और गुस्से में रमेश को देखते हुए, लगता है रमेश तुमने अपने बेटे को मैनर नहीं सिखाया या फिर वो तेरे जैसा ही कैरेक्टरलेस है। रमेश जैसे ही यह सुनता है वो अपने आप को संभालते हुए, देखो तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। तभी सौरभ बोरियत से तिलमिलाते हुए, इसकी बड़ों के बीच में बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई, और मेरी बेटी है जिससे चाहेगी उसी से शादी होगा। तभी आलोक से, और हाँ जरा मेरे साथ अकेले में 2 मिनट गुटुरगू तो करो। आलोक गुस्से में बस सौरभ को देखता रहता है तो सौरभ उसका हाथ पकड़ गुस्से में खींचता हुआ लेकर चला जाता है। लगभग 5 मिनट बाद सौरभ और आलोक बाहर आते हैं। आलोक के चेहरे पर एक खतरनाक गुस्सा था, लेकिन वह गुस्सा अब किसी और के लिए नहीं, वो पूरब के लिए गुस्सा था और रमेश के लिए भी। रमेश, क्या सोचा है तूने आलोक?
आलोक अपने आप को संभालते हुए, रमेश इतना कुछ हो गया है और कीर्ति जिससे चाहती है शादी उसी से होगी। अपने बेटे और अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ और फिर पूरब को देखते हुए, पूरब शादी के बाद मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही पूरब आलोक के हाव भाव देख जैसे कुछ अनुमान लगाने लगता है। वो 2 कदम पीछे हो जाता है और कुछ बोलना चाहता था तो उसे सौरभ की तीखे नजरें दिखती है। रमेश उसके हाथ को दबा देता है। वीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है जिसे वो सब समझ गया हो। इतनी देर से सब कुछ देख रही रागिनी बीच में कूद पड़ती है। अरे तुम लोग हो कौन जो एक बेटी से शादी कर लिया और एक बेटी से शादी करने के बाद कर रहे हो? और यह कहाँ से नया बाप टपक पड़ा? अरे तुम लोगों को देखकर ही समझ में आता है कि तुम लोग कितने बड़े गुंडे हो। अरे मेरी बेटी की शादी इतने बड़े खानदान, वो इतना ही बोल पाती है। तभी अर्जुन कहता है चुप। यहाँ पूरी पिक्चर चल गई और अभी तक यह नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है। रागिनी अर्जुन से बोलने से चुप हो जाती है। आदित्य आगे बोलता है, तो ससुर जी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो इसी मंडप में कम से कम सभी के सामने इन दोनों के फेरे तो हो ही सकते हैं। आलोक उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। राघवेंद्र जी फिर से आलोक के पास आते हुए, आलोक अपने सारी गुस्सा नाराजगी बाद में दिखाना, पर अभी बच्चों की खुशी तो देख लो। आलोक जी अपने दुख दर्द और अपने गुस्सा नफरत को अंदर ही दबाते हैं पर कुछ बोलते नहीं, क्योंकि आज उनके हाथ से ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ निकल चुका हो। पंडित जी को बुलाकर कीर्ति और वीर का गठबंधन किया जाता है, तो वही आशिमा आगे नहीं बढ़ती तो अधीरा जबरदस्ती उसको खींचते हुए लेकर जाता है और सभी के सामने उन दोनों का फेरा होता है। फिर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना जाता है। ज्यादा कुछ नहीं किया जाता क्योंकि मुहूर्त खत्म होने वाला था। तो वही कीर्ति जैसे ही आलोक जी के पास जाती है वैसे ही आलोक जी उसे हाथ दिखाकर रोक देते हैं और बोलते हैं, तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो लेकिन तुम्हारे उस जिंदगी में मैं शामिल नहीं हूँ। ये बोल वो तुरंत वहां से चले जाते हैं। कीर्ति के आंखों से आंसू आ जाता है और वो हल्का लड़खड़ा जाती है, पर पास में खड़े वीर और सौरभ उसे संभाल लेते हैं। सौरभ को देख कीर्ति अपना हाथ उससे छुड़ाकर सुधा के पास जा गले लग जाती है। लो भाई, इतना तनाव के बाद कम से कम इन दोनों की शादी तो हुई। आदित्य एक सुकून की सांस लेता है। वह जानता था कि आलोक जी से बिना लड़े बिना इतनी यह काम इतना आसान नहीं होने वाला था। तभी आदित्य की आंखें अचानक सर्द हो जाती है। अचानक वो चारों तरफ देखने लगता है। आदित्य को इस तरह बेचैन देख वीर पूछता है, क्या हुआ आदि? उन्हें कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। सुधा और कीर्ति तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दौड़कर अंदर भागते हैं। आदित्य भी उनके पीछे जाता है तो देखता है हाल में ही आलोक जी धम्म से सोफे पर गिरे हुए हैं और उनका फोन स्पीकर पर है। कोई कुछ समझ पाता तभी आदित्य उनका फोन उठाकर बोलता है, हेलो। तभी उधर से हंसने की आवाज आती है, आए। उधर से ऐसा कुछ कहा जाता है जिससे आदित्य के आंखों का रंग एकदम गहरा होता चला जाता है। उधर से कोई शख्स सीधे तौर पर आदित्य को ललकार रहा था और सीधे तौर पर सिर्फ एक बात कह रहा था, जैसे तेरी बीवी को मैंने पहले चीर हरण किया था वैसे ही उसका इस बार भी उसकी इज्जत तार तार करूंगा। वैसे तेरी बीवी काफी जवान और काफी खूबसूरत हो गई है। ये जानने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब से उसे देखा हूं तब से उसे पाने की चाहत है और तू मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। पिछली बार तो तू वक्त पर आकर अपनी बीवी को बचा लिया था, पर इस बार नहीं। मैं तुझे पल पल तड़पते देखना चाहता हूँ। तू मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा और तेरी बीवी का यहाँ पर हर अंग तार तार होगा। वैसे भी मैंने सुना है तू हमेशा बाहर रहता है, पर यहाँ मेरे अलावा भी बहुत लोग उसकी राह देख रहे हैं। ये बोल वो हंसने लगता है। स्पीकर पर फोन रहने की वजह से सभी यह सुन रहे थे। वहां पर किसी को बर्दाश्त नहीं होता। आदित्य अपना फोन खींचकर दीवार पर दे मारता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं 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 आन्या। ये बोल अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। उधर कीर्ति आसिमा सबके आंखों में आंसू थे। सुधा जी तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले थे। वो वहां पर काम रही थी। कीर्ति और विभा उन्हें पकड़कर बैठी हुई थी। जब सब आदित्य की तरफ देखते हैं तो उसके दिल में एक दहशत फैली हुई थी। तभी आदित्य अपने दिमाग को एकाग्र करता है और अपने आप को ठीक करते हुए बड़ी मुश्किल से खड़ा करते हुए वीर से बोलता है, वीर मुझे हर हाल में उसका लोकेशन चाहिए। चाहे कुछ भी हो कोशिश करो, ये कह वो वहीं पर बैठ जाता है। उसने जो अभी उस इंसान से सुना आदित्य ने कि उसका जो चीर हरण हुआ था वैसे ही इस बार भी उसका चीर हरण करेगा, ये सुनना आदित्य के कानों में जैसे किसी गर्म शीशे को पिघला कर डाला जा रहा हो। ऐसा लग रहा था उसके दिल की धड़कनें काफी बढ़ चुकी थी। वो तड़प रहा था, तब भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत किया था क्योंकि वह जानता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उधर राघवेंद्र जी ने अपने सारे सोर्स फैला दिए थे। हर जगह के सीसीटीवी कैमरा, यहाँ तक कि कहीं से भी आन गई हो, सब कुछ पता करने के लिए बोल दिए थे। तभी वीर तुरंत से अपना लैपटॉप लाकर वहां पर कुछ सर्च करने लगता है, पर कनेक्शन कुछ मिल नहीं रहा था। आदित्य ने आन्या के होने वाले हमले को देखते हुए उसके हर ड्रेस में, पर्स में, यहाँ तक कि सैंडल में एक ऐसी चिप लगाई थी कि अगर आन्या गलती से भी कहीं जाए तो उसकी पकड़ अच्छे से हो जाए। लेकिन आज आन्या ने सुधा की दी हुई साड़ी पहनी थी, जिससे उसे पकड़ मुश्किल हो रहा था। वीर बड़बड़ाते हुए, आदित्य मैं हर तरीके से उस चीज को ट्रैक कर रहा हूं पर वो सभी तुम्हारे विला पर बता रहा है।
तभी आलोक गुस्से में उठते हुए और आदित्य का कॉलर पकड़कर उठाते हुए उसे झकझोरते हुए बोलता है, आदित्य सिंह राजवंश, तेरे वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरे वजह से मेरी बेटी जिल्लत भरी जिंदगी झेली है। तेरी नफरत और दुश्मनी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी ताज ताज हुई है। सिर्फ और सिर्फ तेरे वजह से यदि मेरी बेटी को एक आंच भी आई ना तो तेरे सारे साम्राज्य को हिलाकर रख दूंगा। ये बोल उसे गुस्से में झटक देते हैं। तभी वीर घबराते हुए, आदित्य कुछ मिल नहीं पा रहा है। आदित्य अपने होश में आता है और वीर के लैपटॉप को उठाकर पटक देता है और अपने सिर के बाल नोचते हुए वहीं पर बैठ जाता है। उसके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। तभी पृथ्वी जी आदित्य को संभाल लेते हैं क्योंकि वो अपने बेटे का दर्द अच्छे से समझ पा रहे थे। जिस इंसान से इतना ज्यादा प्यार करो वह इंसान अपने आंखों के सामने दूर होता जाए तो कितना दर्द होता है। और आदित्य ने तो अपने बचपन में अपनी जान से प्यारी मां को खोया था और आज उसकी दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ आन्या ही थी। आदित्य बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता है और वह मन में बोलता है, आदित्य तो यह मत भूल कि तू कौन है। तुझे दिल से नहीं दिमाग से कम करना है। तभी आदित्य के दिमाग में एक बात आती है और वो तुरंत इधर उधर देखने लगता है। सभी उसे इधर उधर देखते देख राघवेंद्र जी पूछते हैं, क्या हुआ आदि, क्या ढूंढ रहे हो? तभी आदित्य, तिलक कहाँ है? तिलक का नाम सुनते ही सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं पर तिलक वहां कहीं भी नहीं था। तभी आदित्य सामने रखे सेंटर टेबल पर लात मार देता है जिससे कांच की होने से वो टूटकर बिखर जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तिलक यदि इसमें तेरा हाथ होगा तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी यह लाइफ की आखिरी रात होगी। आदित्य जैसे ही तिलक के बारे में पूछता है सभी समझ नहीं पाते कि आदित्य ऐसा क्यों कह रहा है। पर आलोक जी समझ जाते हैं। तभी आदित्य वहां से उठते हुए तुरंत बाहर निकल जाता है। उसके पीछे अर्जुन, अधीरा, वीर तीनों ही निकल जाते हैं। तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। आदित्य वीर को देखते हुए, उन्हें इन्फॉर्म करो कि आन्या मिसिंग है। ये कह वो तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही मोहित जो अधमरा पड़ा था वो हंसते हुए मन में, मेरी तुम लोगों ने इज्जत की धज्जियां उड़ाई ना। मेरे बाप का तुम लोगों ने उसका सिर नीचे किया, अब देखो मैं तुम लोगों का सर कैसे नीचे करता हूँ। ये सब होते हुए वो पूरब की ओर देखता है और उसके चेहरे पर घटिया सी स्माइल आ जाती है जिसे देख पूरब के भी मन में उभर रहे गुस्से को शांत करने का वजह मिल गया था। ये देखते ही देखते कुछ देर में चारों तरफ सभी अपने शोज को लगा आन्या की खोज और आन्या के लोकेशन को ट्रैक करने लगे थे। वहीं दूर किसी अंधेरे कमरे में आन्या बदहवास सी एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी साड़ी पूरी तरह से बिखरी हुई थी। ऐसा लगता था खींचातानी में उसे यहाँ पर लाया गया हो। धीरे धीरे वह आंखों खोलती है तो समझ नहीं आता। कुछ देर के बाद भी झटके से उठकर बैठ जाती है। उसे याद आता है वो पानी लेने के लिए अंदर गई थी, तभी कोई उसके मुंह पर कुछ रख उसे बेहोश कर देता है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इतना तो पता चल गया था, उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया गया था। ये सुनते ही आन्या के मन में एक डर बैठ जाता है। वो झटके में उठकर बैठने लगी तभी देखती है सामने का दरवाजा खुल रहा है और उसके अंदर से एक आदमी अंदर आता है। उस आदमी को देख आन्या के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सामने वाला वही मार्क्स वाला आदमी था जब पिछली बार आन्या को किडनैप किया था। आन्या बॉडी ये सोच ही काम जाता है। आन्या को बेहोश हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो गए थे। शायद उसकी बेहोशी में उठने का इंतजार हो रहा था। आन्या उस आदमी को देख डर जाती है। तभी वो आदमी कमीनेपंती से हंसते हुए, कैसी हो मेरी जान? इस बार टेंशन मत लो, हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। इस बार मैंने ऐसा चक्रव्यूह फैलाया है कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। आन्या जैसे ही यह सुनती है वो अंदर तक डर से कांप जाती है। उसे खुद एक अनहोनी होने का डर सताने लगता है। आज उसे कोई स्ट्रांग फीलिंग थी जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। वो अपने आंखों में गुस्सा लिए सामने वाले इंसान को देखते हुए, क्यों कर रहे हो? आखिर क्या दुश्मनी है तुमसे हमारी? आए क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते हो? तभी वो शख्स हंसते हुए, तुम मेरे दुश्मन की अजीज हो और मैं अपने दुश्मन से अपनी हर वो चीज छीनना चाहता हूं जो उसके करीब है। चाहे उसकी दौलत हो, चाहे उसकी शोहरत हो और चाहे उससे जुड़े लोग हो, और तुम तो उसके कुछ ज्यादा ही करीब हो। ये बोल वो अंदर आता है। आन्या 2 कदम पीछे हो जाती है। तभी आन्या अपने आप को मजबूत दिखाते हुए, तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो मुझे आज ही पता चला कि वह इंसान कौन है। उस इंसान की दहशत तो तुमने सुनी ही होगी, वह माफिया असर है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनके अजीज बीवी को उठाया है तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी वह इंसान हंसते हुए, उठाया तो तुझे मैंने पहले भी था। ये बोल उसके करीब जाता है और उसके हाथ को मरोड़ पीछे कर देता है और फिर उसके चेहरे से उसकी गर्दन पर अपनी उंगली से सहलाते हुए, और तुझे छुआ भी मैं बहुत पहले है। पहले भी तू जब उसके नाम पर तड़पती थी तो तुझे जो तड़पाया था उसमें जो सुकून मिला मैं बयां नहीं सकता। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तेरे साथ कुछ ऐसा करूंगा पर तूने मुझे मजबूर किया। उसके बाद मैं तुझे न जाने कहां कहां खोजा पर तेरे बाप ने तो तेरे नाम तक ही बदल दी। मैं जिस दिन तुझसे मिला उसी दिन से तुझे पहचान लिया। मैं धोखा नहीं खा सकता था, आखिरकार अपने पति की होने से पहले मेरी जो हो चुकी हो। ये सुन आन्या का डर से उसका सिर चकराने लगता है। उसे सब बीता अतीत, आन्या का दर्द, आन्या की चीख, सब उसे एक साथ उसके सिर के सामने घूमने लगता है। उसे वो पल आता है जब उसके साथ वो घटना हुई थी।
फ्लैशबैक जब आदित्य के नाम पर तिलक उसे एक रूम में बंद कर डराने के वजह से ज्यादा डर कर पैनिक हो चुकी थी, उसके हॉस्पिटल में एडमिट तक होने की नौबत आ गई थी। और ऊपर से आदित्य का उसे ऐसे छोड़कर चले जाना बर्दाश्त नहीं करता रही थी। उस समय आलोक जी ने तिलक के ऊपर हाथ उठाया था और सीधे सीधे राघवेंद्र को वहां से जाने के लिए कहा था। उसी समय से उन्होंने राघवेंद्र से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया था, क्योंकि राघवेंद्र अपने पोते पर इल्जाम झूठ समझ रहे थे। भले ही उन्हें ये बाद में समझ आया कि तिलक ने सच में अपनी हैवानियत की वजह से रिद्धिमा को काफी डराया था। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि मैं पहले इस बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें तिलक रिद्धिमा से बदला लेने के लिए आदित्य के जाने के बाद आदित्य के नाम पर उसे डराया या आलोक जी ने अपना सारा रिश्ता उस समय आक्रोश में आकर राघवेंद्र जी से तोड़ दिया था, क्योंकि राघवेंद्र जी को उन पर भरोसा नहीं था, भरोसा था तो अपने पोते पर। रिद्धिमा उस ट्रोमा से 1 से 2 दिन तक गुजरती रही। उस समय वो हॉस्पिटल में थी, तभी अचानक उसे कोई वार्ड में आता है जो कि एक नर्स के रूप में थी। वो नर्स रिद्धिमा के पास जाती है। रिद्धिमा जो खाली आंखों से छत पर देख रही थी, वो आदित्य के याद में खोई थी, क्योंकि शिवी के जाने के बाद विभा जी के तानों से त्रस्त आदित्य ने न जाने क्यों वो घर छोड़ दिया था, और रिद्धिमा को आदित्य इन सब का जिम्मेदार मानता था। इसलिए रिद्धिमा से उसने मुंह मोड़ लिया था। ये बात रिद्धिमा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसी का फायदा तिलक ने उठाया था। वो नर्स उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए, बेटा आप इतनी परेशान क्यों है? रिद्धिमा, कुछ नहीं। तभी वो नर्स आन्या को एक लेटर धीरे से देती है और बोलती है, आपके पापा बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और आपको किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, ये किसी आदित्य नाम ने दिया है। आदित्य का नाम सुनते ही आदित्य के लिए पागल रिद्धिमा तुरंत उस लेटर को खोल पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, रिद्धिमा सॉरी, मैंने तुम्हें बिना बताए वहां से चला गया। मैं अपनी फैमिली वालों से गुस्सा था, क्योंकि सभी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। शिवी के जाने का वो सब मेरे अतीत से वो सब जोड़ रहे थे और मैं इस बीच तुमसे नहीं मिला। पर तुम्हारे पापा मेरे फैमिली वालों से काफी गुस्सा है और वह मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे हैं। तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। रिद्धिमा तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और उस नर्स से कहती है, नर्स कहाँ है मेरा आदि, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। तभी वो नर्स खड़ी होकर, अभी आपके पापा कैटरिंग की तरफ गए हैं, आप धीरे से पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ, वहीं पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। रिद्धिमा इस समय अस्पताल वाले गाउन में ही थी। वो वहां से चली जाती है और उस नर्स की चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फोन कर बोलती है, आपका काम हो गया, मेरे पैसे तुरंत मिल जाने चाहिए। गीधीमा पीछे के रास्ते पर जाती है पर उसे कोई नहीं मिलता, तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई है। वो पीछे घूमकर जोर से चिल्लाती है, आदि। पर पीछे आदित्य ना होकर 2 लड़के खड़े थे। शेर की उम्र यही करें 18 साल, उन दोनों की उम्र यही करीब 20 साल की रही होगी। वो रिद्धिमा को एक नजर ऊपर से नीचे देखते हैं। हॉस्पिटल गाउन में भी रिद्धिमा 13 साल की उम्र में भी एक आकर्षक था। वो दोनों रिद्धिमा के पास जाते हैं और अचानक रिद्धिमा के मुंह पर एक रुमाल रख देते हैं, जिससे रिद्धिमा वहीं पर बेहोश हो जाती है। शायद यह उसे नज़ ने दिया होगा। वो रिद्धिमा को उठाकर गाड़ी में बैठते हैं और उसको लेकर वहां से निकल जाते हैं। काफी देर बाद रिद्धिमा को होश आता है तो वो खुद को अपने आप को एक कुर्सी पर रस्सी से बंधा पाती है, जिससे वो डर जाती है। उसने काफी सारे फिल्में वगैरह देखी थी, जिसमें वो इतना तो समझ जाती है कि उसका किडनैप हुआ है। अब उसकी दिल की धड़कनें डर के कारण बढ़ जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, कोई है प्लीज मुझे बचाओ, कोई है। पर उसकी आवाज सुनने वाला उसका अपना तो कोई नहीं था। पर दरवाजा खोले एक शख्स बाहर से अंदर है आए। उस शख्स उसके सामने आते हुए बोलता है, तो रिद्धिमा यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? वो समझ नहीं पाती है। तभी वो शख्स, तेरी वजह से आज मैंने अपनी बेइज्जती का घुट पिया है। तेरी वजह से मेरे घर वाले ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। रिद्धिमा रोते हुए, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? मुझे आयु के पास जाना है। और क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तभी वो शख्स उसके बालों को जोर से पकड़ गुस्से में बोलता है, आज तेरे बर्बादी का तमाशा मैं देखूंगा और तेरे उसे प्यार आदित्य को तड़पता हुआ छोड़ दूंगा। ऐसे तो वह नहीं मरेगा, पर तेरी ऐसी हालत देख वो तड़प तड़प कर मरेगा। रिद्धिमा एक छोटी बच्ची थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला इंसान कहना क्या चाहता है। उसे बस उससे डर लग रहा था। तभी वो इंसान जाकर सामने सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसके दोस्त शराब की बोतल लेकर वहां पर आकर एक दूसरे के साथ शराब पीने लगते हैं और रिद्धिमा को ऊपर से नीचे भूखे शेर की तरह घूरने लगते हैं। रिद्धिमा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी एक आदमी उसके पास जा उसके हाथ खोलने लगता है। रिद्धिमा खुश होते हुए, थैंक यू भैया, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। आदो मेरा इंतजार कर रहा है। ये बोल उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो आदमी उसका हाथ खोल उसे झटके से पकड़ अपने पास खींच लेता है और रिद्धिमा के गालों को पकड़ बोलता है, भेज दूंगा, बाहर भी भेज दूंगा, पहले जो तुमने हमारे अंदर आग लगाई है उसको तो शांत कर दो। रिद्धिमा डरी सहमी सी उसे देख रही थी। वो समझ नहीं पाती आखिर ये सब बोल क्या रहे हैं। पर अगले ही पल उसकी चीख उस रूम में गूंज जाती है, क्योंकि वो लड़का उसे झटके से वही बेड पर पटक देता है, जिससे दर्द की एक तेज लहर रिद्धिमा के शरीर में महसूस होती है। वो लड़का उसके ऊपर आ उसे गलत तरीके से उसे छूने लगता है और रिद्धिमा जोर जोर से रोने की आवाज गूंजने लगती है।
वो चिल्लाने लगती है पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। वो जोर जोर से आदि प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन उसकी चीख उस रूम में ही रह जाती है। अगले ही पल वो मास्क वाला लड़का उठकर खड़ा होता है और उस लड़का को इशारा कर बोलता है, पहले इसे सबक में सिखाऊंगा, उसके बाद तुम लोग को जो करना है करो। ये बोल वो अपने कपड़े उतारने लगता है। वो लड़का रिधिमा पर अपनी जोर बनाता रहा। उसके हर अंग पर अपनी गंदी छाप छोड़ने लगा। रिधिमा बिस्तर पर पड़ी रोती चिल्लाते तड़पती रह जाती है। पर वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता। एक छोटी सी नाजुक सी कली के शरीर को अपने हवस के आग में झोंक चुका था। उसकी ऐसी चीख सुन वहां बैठे 2-3 और लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं, जैसे यह उनके लिए कोई नया ना हो। रिधिमा जो 13 साल की बच्ची, उसे तो इतना भी नहीं पता था आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। वो रोती रही, चिल्लाती रह गई, ना जाने कितने घंटे तक उसके साथ दरिद्रगी की गई। हर किसी ने उस पर अपनी हवस को मिटाई। वो अब तो गिड़गिड़ाने रोने लायक ही नहीं रह गई थी। उसकी आत्मा छन्नी छन्नी हो चुकी थी। उसके बस दिल और दिमाग में सिर्फ एक बात थी, तो वह कि आदि भी छोड़कर चला गया, मैं अब जी नहीं पाऊंगी। कुछ पल बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके साथ अपनी दरिंदगी दिखा उसे उसी अस्पताल के बाहर छोड़ दिया गया था, जब इधर आलोक जी पागलों की तरह उसे खोज रहे थे, पर रिद्धिमा का कोई अता पता नहीं था। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आती है और बोली, सर उधर आपकी बेटी है। आलोक और सुधा जी दौड़ते हुए पीछे जाते हैं तो हॉस्पिटल के दी फटे हुए गाउन में लिपटी जमीन पर पड़ी थी। उसके पूरे शरीर को छन्नी कर दिया गया था और उसे बाहर फेंक दिया गया था। उसके पूरे शरीर को काटा नोचा गया था। ये दृश्य काफी दयनीय थी, जो देखा नहीं जा रहा था। आलोक जी भी वहीं सुन्न पड़े खड़े रह जाते हैं। सुधा जी के मुंह से चीख निकल जाती है और लड़खड़ा कर वहीं बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। पूरा हॉस्पिटल वार्ड खाली कर दिया गया था, क्योंकि हॉस्पिटल की सुधा जी वहां की डायरेक्टर थी। रिद्धिमा का पूरा चेकअप किया गया। आलोक जी एकदम बूढ़ बने वहीं बाहर खड़े थे। उनकी दुनिया उजड़ गई थी। उनके बगल में छोटी सी कीर्ति बैठी हुई थी। तभी डॉक्टरों की टीम के साथ सुधा जी मुश्किल से बाहर आती है और वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। आलोक जी दौड़कर उन्हें संभालते हैं। कुछ देर बाद सुधा जी को होश आता है तो वह आलोक जी को पड़क फफक कर रोने लगती है। आलोक जी जो अपनी बेटी को इस हालत में देख अंदर से पहले से ही टूट चुके थे, अब सुधा जी का रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वह अपने आप को संभालते हुए पूछते हैं, सुधा क्या हुआ है मेरी बच्ची को, क्या हुआ है और ठीक तो है ना? सुधा रोते हुए, मेरी बेटी बर्बाद हो गई है आलोक। इन हाथों से मैंने उसे पाला था। आज अपनी बच्ची को इस हालत में देख मेरी सांसें रुक रही है। आलोक के आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी आलोक जी बोलते हैं, सुधा क्या हुआ है? शायद आलोक जी सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को ये तसल्ली दे रहे थे कि रिधिमा के साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो। मेरी बच्ची के साथ दरिद्रगी की गई है, आलोक ये कह अपने सीने पर सिर रख रोने लगती है और न जाने कितने लोगों ने उसके साथ, ये कहते हुए उनकी जबान लड़खड़ा जाती है। उसके आगे बोलने के लिए उनकी हिम्मत नहीं होती। ये सुनते ही आलोक जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उनके दिल में एक दर्द और पीड़ा उभर जाती है जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे कम करें। वही कीर्ति दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसे इतना तो नहीं पता था कि रिधिमा का दर्द क्या है, पर वह जानती थी कि जो बातें हो रही है वो बहुत गलत है। उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस रूम में आलोक जी और सुधा जी के सिर्फ रोने की आवाज थी। कितनी देर तक दोनों तड़प तड़प कर रोते रहे। काफी देर बाद लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं और दोनों ही ऐसे ही वेब्स नजरों से बैठे हुए थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। आज उनकी जिंदगी में कोई नहीं था। कीर्ति भी उसके पास डरी सहमी बैठी हुई थी। तभी उनके रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है तो कीर्त जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर से एक नर्स, सर मैम को होश आ गया है। ये सुनते ही सुधा और आलोक भागते हुए जाते हैं। वो अंदर जाते हैं तो रिधिमा बिस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई थी। उसे काफी दर्द हो रहा था। वह बार बार इधर उधर सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सुधा जी जाकर उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उस समय उनके सहयोगी एक डॉक्टर था, उसके आंखों में भी आंसू थी। बाकी पूरा का पूरा वार्ड खाली था। वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी अपना चेहरा घुमा लेता है। तभी रिद्धिमा उनका चेहरा हाथों में लेते हुए, आप कौन है और रो क्यों रही है? ये सुनते ही जैसे सभी को वहां पर एक झटका लगता है। सुधा जी सोच भी नहीं पाती और वो उसके गाल पर हाथ रखते हुए, बच्चा मैं तेरी माँ हूँ, क्या तुझे मैं याद नहीं? रिद्धिमा माँ शब्द दोहराते हुए, माँ आप मेरी माँ हो और ये लोग कौन है? यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या आप लोग मुझे जानते? आलोक जी हैरानी से रिद्धिमा को देखने लगते हैं। तभी रिद्धिमा उठने की कोशिश करती है तो वह दर्द से चीख कर वापस बैठते हुए बोलती है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है? वो इशारा करती है अपने पेट की तरफ, अपनी निचले हिस्से की तरफ। ये सुन आलोक जी तड़पकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं और अपने कान पर हाथ रख वही सोफे पर बैठ जाते हैं। सुधा जी उसके गले लग जाती है और उसका सिर सहलाते हुए, कुछ नहीं बेटा, बस आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से आपको काफी चोट लगी है और आपको दर्द हो रहा है, ये बोल वो अपने सहयोगी डॉक्टर को इशारा करती हूँ।
वो डॉक्टर सिरिंज भरकर धीरे से रिधिमा के बाह में लगा देता है। लगभग 1 मिनट बीतते रिधिमा भी बेहोश हो जाती है। लगभग आधे घंटे चेकअप के बाद उसके सहयोगी डॉक्टर रिदम प्रताप बताता है रिद्धिमा सब कुछ भूल चुकी है। उसका हादसा इतना बड़ा था कि वो उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके सिर का जो सोचने समझने की क्षमता करने वाला नस होता है वो ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर दिया और वो चीज ब्लॉक हो चुकी है। ये कब वापस आएगी यह नहीं पता, या किसी झटके के साथ ही आ सकती है या फिर यह कभी वापस ही ना आए। सुधा जी बोलती है उसकी याददाश्त वापस ना आए तो ही उसके लिए बेहतर है डॉक्टर, और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगी कि वो पूरी जिंदगी एक नई पहचान के साथ जिए। उसके बाद वो सभी रिद्धिमा का एक नया नाम देते हैं, आन्या। उसके बाद वो दोनों वहां से कहां चले जाते हैं किसी को दूर दूर तक नहीं पता। आलोक कपूर एक नाम की इंसान रह जाते हैं। कितने साल तक राघवेंद्र जी उनकी खोज खबर की पर उनका कहीं अता पता नहीं चला। पर एक चीज था जो आलोक जी को पता चल गई थी, वह ये कि उन्होंने कच्ची खिलाड़ी नहीं थे। वो पूरे सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाते हैं तो उन्हें पता चला कि एक नर्स रिधिमा को बाहर लेकर गई थी। उस नर्स को पढ़कर उसे उगलवाया तो उसने बताया उसे किसी ने पैसा दिया था और उसका नाम आदित्य था। उसने एक लेटर देकर उस लड़की को बाहर बुलाया था। आलोक इतना तो समझ गए थे कि आदित्य ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर यह जो भी हुआ था सिर्फ और सिर्फ आदित्य के नाम के वजह से। उस दिन से उनके दिल और दिमाग में आदित्य के लिए एक नफरत सी भर गई थी। आन्या पास्ट के दर्द में खो चली थी। उसे जब से होश आया था तब से वो एक दर्द से झेल रही थी। उस समय तो वो बच्ची थी, वह हादसा हुआ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और शायद भगवान उसकी इस दर्द से उभरने के लिए उसको उसकी याददाश्त ही मिटा दी। शायद भगवान को भी उस पर दया आ गया था। शायद डॉक्टर रिदम का कहना सही था, कोई स्ट्रोक ही उसे उसकी याददाश्त वापस ला सकती थी। आदित्य का उसके पास आना और अपने गुस्से में उसके साथ फिजिकल होना, उस समय आन्या के अतीत जिसको वो भूल चुकी थी वो उसे याद आ चुका था। आदित्य ने इतनी भी बेरहम नहीं दिखाई थी लेकिन उसके उभरे हुए घाव वापस याद आ चुका था। उस दिन समझ आया था आखिर वो दर्द और पीड़ा क्या थी। वह ऐसी सिचुएशन में फंसी थी कि अपने दर्द को किसी से बांट भी नहीं सकती थी। उसे माँ बाप को जाकर बता नहीं सकती थी कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है, और बहन बहन से तो मिलने आदित्य दे नहीं रहा था, और आदित्य से वो अपने दर्द को बांट नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद अपने उसे नफरत भरी रिश्ते में उलझी हुई थी। उस समय आन्या कैसे खुद को संभाली थी, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को मजबूत बनाया ये सोचकर कि वो कभी भी रिद्धिमा नहीं बनेगी, वो सिर्फ आन्या रहेगी और रिद्धिमा का सच और रिद्धिमा का नाम जैसे खत्म हो चुका है वो उस रिद्धिमा को जन्म नहीं होने देगी। पर उसे क्या पता था उस रिद्धिमा से आन्या बनने पर मजबूर करने वाले लोग तो अभी जिंदा थे, जो उसे फिर से नरक में भेजना चाहते थे। रिद्धिमा अपने सेंस में तब वापस आती है जब सामने खड़ा मास्क वाला आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, क्या बात है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बताओगी नहीं और मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम रिद्धिमा हो? जब पहली बार तुम्हें ओल्ड राजवंश विला देखा था तभी मुझे न जाने क्यों तुम्हारी तरफ एक खिंचाव दिखा। ऐसा लगता था जैसे मैं तुम्हें रोम रोम जानता हूँ, पर शक्ल तो वही थी, लेकिन तुम्हारा नाम मुझे बेचैन कर दिया था। तभी से मैं तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए ना जाने किन किन लोगों को फंसाकर अपने पास किया। तुम्हारे उस छोटे से प्यार से देवर हैं जिसका नाम राहुल है, उसने मुझे बताया कि तुम आलोक कपूर की बेटी हो। बस फिर क्या था, मुझे 100% श्योर था कि तुम वही रिद्धिमा हो। तो सोचो जब मुझे ये पता चलेगा कि वह आदित्य तुम्हारे साथ इतना खुश है, वो खुशी मुझे कैसे बर्दाश्त होगी। तब से तुम्हें पाने के लिए और उस आदित्य को दर्द देने के लिए न जाने मैंने कितनी कोशिश की। उसे समय तो वह नहीं था, लेकिन आज जब उसे पता चलेगा उसकी पत्नी को किसी ने छुआ है तो वह कैसे तड़पेगा। आन्या उसकी बात सुन हैरान हो जाती है, उसके आंखों में आंसू था। वो सामने वाले इंसान को देख अपने आप को मजबूत कर बोली, कौन हो तुम? वो आदमी हंसने लगता है, तभी उसके आंखों में देखते हुए मन में, आखिर ऐसा कौन है जो अपनी दुश्मनी में इतना गिर सकता है? ये बोल वो झटके में बगल में पड़े पॉट को उठाकर सामने दीवार पर दे मारती है। उस शख्स को लगता है कि वह उसे मारने के लिए फेंकी है, पर वह जानबूझकर साइड में फेंकी थी। वह आदमी जैसे ही साइड होकर अपने बचाव के लिए झुकता है, आन्या झटके में उसका मास्क पड़कर खींच देती है और सामने उस हैवान हवसी दरिंदा का चेहरा नजर आता है, जिसे देख आन्या लड़खड़ा कर पीछे बेड पर धम्म से गिर जाती है। वो कांप सी जाती है और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, तिलक। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये घिनौना आदमी तिलक था। तिलक राजवंश जिसकी आदित्य और आन्या या यूं कहूं पूरे राजवंश परिवार से दुश्मनी पाले बैठा था, और उस दुश्मनी में वह इतना गिरा हुआ काम किया जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं है। जब तिलक को एहसास होता है कि पॉट उसे नहीं लगी है और उसके चेहरे से उसका मास्क खींचा गया है, तो वह सामने देखा है जो आन्या घबराए आंखों से उसे देख रही है। ये देखते हुए तिलक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह आलिया को देखते हुए जाकर सामने सोफे पर बैठ बोलता है, वाह क्या चालाक लोमड़ी हो, पर तुम्हारी चालाकी शायद तुम्हें मौत के करीब ले जाएगी। अरे प्यार से सब कुछ करने देती, तुम मुझे पहचानती भी नहीं तो अपने रास्ते पर आज तूने मेरा चेहरा देख बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुझे पाने के बाद तुझे मौत के घाट उतारना होगा और उस आदित्य और उस आलोक कपूर को खून के आंसू रुलाऊंगा। ये बोल पागलों के जैसे हंसते लगता है। आन्या बदहवास सी उसे देखने लगती है।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह घटिया इंसान तिलक हो सकता है जिसे वो बचपन में भाई कहती थी। हाँ, ये सच है कि उससे उसका कभी नहीं बना, पर उसकी कमीनेपंती की हरकत से उसे लगा कि वो जबान से ऐसा है क्योंकि वह आदित्य और उससे नफरत करता है, पर उसे यह नहीं पता था कि यह वो इंसान है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आए आन्या रोते हुए, क्यों किया तुमने ऐसा तिलक, क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तभी तिलक गुस्से में उठकर आन्या के जबड़े को जोर से पकड़कर बोलता है, क्या बिगाड़ा है तूने मेरा? बहुत कुछ है, तेरी वजह से मेरे हाथ से सारी प्रॉपर्टी चली गई। नहीं तो आज राजवंश कॉरपोरेशन का मैं मालिक होता। मैं वहां पर एक नौकर के हैसियत, या यूं कहूं मैं उससे भी बदकिस्मत की स्थिति में हूं। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। अगर तूने किसी को बताया नहीं होता कि मैं तुझे डराया, तो आज दादाजी मुझे कभी उसे प्रॉपर्टी से अलग नहीं करते। बस इसलिए मैं तुझे बदला लेना चाहता था, तुझे तो मैं बर्बाद करना चाहता था, तुझे तड़पा कर मारना चाहता था। पर पता नहीं क्यों तूने मेरा दिल ही बदल दिया। तुझे जब अपने सामने डरी देखा तो ना जाने क्यों तुझे तूने मनरोने का मन किया, और मेरी नीयत तेरे पर फिसल गई। उस दिन मैं तेरे शरीर को नोच खाया। तिलक बेहद ही गंदे तरीके से बोला। मुझे आज भी वह सब कुछ याद है, तेरा मखमली शरीर। वह इतना ही कह पाता है कि आन्या अपने कानों पर हाथ रख लेती है और उससे चिल्लाकर बोलती है, चुप करो, ये बोल उसे धकेल देती है। उसके धकेलने से साइड में रखे टेबल से तिलक लड़ जाता है और वो गुस्से में दंडनाते हुए गाल पर न जाने कितनी बार थप्पड़ मारता है। तिलक भी आदित्य वीर की तरह ही लंबे चौड़े शरीर वाला था और उसके सामने आन्या एक मासूम सी लड़की आखिर टिकती भी तो कितनी देर। आन्या उसके थप्पड़ खाने से ही सुन्न होकर नीचे गिर जाती है। तभी तिलक उसके बालों को पकड़ते हुए, लगता है तुझे अभी भी मुझसे डर नहीं है, इसलिए तू मेरे साथ ऐसी हरकत कर रही है। भूल मत तेरे साथ मैंने क्या किया था, और सबने मिलकर, और आज भी हर कोई बाहर बैठा हुआ है। आन्या जैसे ही यह सुनती है उसका शरीर बर्फ के जैसा ठंडा पड़ जाता है, पर वो अपने आप को मजबूत कर अपने आप को किसी तरह हिम्मत कर हंसते हुए बोलती है, हर राक्षस का अंत होता है तिलक। तू तो अपने ही घर में बैठा वो सांप है जो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ता, तो सोच तेरी मौत कैसी होगी। तिलक आन्या को अपने पैरों से धकेल उसके पेट पर अपना पैर रखकर उसे दबाने लगता है। उसके ऐसा करने से उसकी चीख निकल जाती है। तभी तिलक बोलता है, कौन बचाएगा तुझे, कौन? दर्द से रोते हुए भी तिलक की तरफ देखकर बोलती है, उस समय शायद भगवान ने मेरे ऊपर रहम नहीं की, पर इस बार यह मान की सिंदूर बचाएगा, ये गले का मंगलसूत्र बचाएगा। ये बोल जोर से अपने मंगलसूत्र को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, मेरा पति मुझे बचाएगा जिसने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं। उधर आदित्य के हाथों में अचानक बीप की आवाज गूंजने लगती है। आदित्य वीर अर्जुन जो आन्या को ढूंढने की हर कोशिश कर रहे थे, आदित्य के हाथों में लगातार उसकी घड़ी बजने लगती है। वीर, आदित्य, घड़ी। तभी आदित्य अपने आप को संभालते हुए, वीर जल्दी से इस लोकेशन को ट्रैक करो, लगता है आन्या ने अपने मंगलसूत्र को प्रेस किया है। मैंने उसके मंगलसूत्र में चिप डाली थी, पर वो तभी एक्टिवेट होगा जब वो उसे दबाएगी। वीर, तुरंत हैक करो। शायद भगवान ने आन्या की गुहार को सुन लिया था। वीर तुरंत उसने जगह को ट्रैक करने लगता है, पर वह कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो चिप ऐसा था, आन्या जब भी उसे दबा छोड़ेगी वो सिर्फ 10 सेकंड्स एक्टिवेट रहेगा, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और 10 सेकंड्स में हैक करना बहुत डिफिकल्ट था। तभी कोई वीर के हाथों से उसका लैपटॉप छीन लेता है। वीर और आदित्य उसे इंसान की तरफ देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। वह इंसान वहीं पर बैठ बहुत तेजी के साथ कंप्यूटर पर अपने हाथ को चलाने लगती है, जैसे किसी चीज को हैक कर रही है। उस इंसान के आंखों में लाल अंगारे बरस रहे थे और वह बड़ी ही तेजी के साथ कीबोर्ड पर अपने हाथ को चल रही थी। तभी वह इंसान इतनी तेजी से एक ओके का बटन दबा देती है और उठकर खड़ी हो जाती है। ये कोई और नहीं मारिया थी, जिसे आदित्य ने इन्फॉर्म करने के लिए वीर से बोला था। आखिर आदित्य ने हैकिंग और नेटवर्किंग चीज मारिया से ही तो सीखा था बचपन में। इस काम में मारिया अव्वल नंबर की थी, जो कुछ सेकंड में भी अपने दिमाग और हाथ को इतनी तेजी से चलते हुए किसी भी लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे। डीडी मारिया के इसी स्किल्स से बहुत जल्द आगे बढ़ा था, पर आज अपनी बेटी की इस कंडीशन के बावजूद अपना दिमाग इतना शांत कर इतनी आसानी से मात्र 10 सेकंड के अंदर उसने लोकेशन को ट्रैक कर लिया था। यह उसके तेज और शार्प माइंड का ही नतीजा था। आदित्य उस लोकेशन को तुरंत अधीरा को पकड़ा देता है। मारिया अपने लाल आंखों से, कौन है वह? आदित्य मारिया के गले लग जाता है और उसके पीठ को थपथपाते हुए बस इतना ही कहता है, माँ, अब जो आपकी बेटी और मेरी बीवी है वो सुरक्षित वापस आएगी, और जिस किसी की भी यह हरकत है उसे अपने जिंदा होने पर अफसोस होगा। मारिया कुछ बोलती तभी आदित्य बोलता है, अभी आप जिस जगह पर हैं, जिन लोगों के बीच में है, भी वहां से आना आपके लिए खतरे की बात है। आप अपने इस बेटे पर विश्वास रखो। शायद मैं उस समय नहीं था यदि उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, पर मैं आज हूँ। आज वो मेरी बीवी है और अपने बीवी की रक्षा कैसे करनी है यह आदित्य सिंह राजवंश बखूबी जानता है। मारिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले भारी कदमों के साथ वह वापस चली जाती है समुद्र के रास्ते। मारिया की क्या मजबूरी है और मारिया किन लोगों के साथ है, उसकी क्या कंडीशन है कि वह चाहकर भी आन्या के पास नहीं जा सकी।
वो बस आदित्य की मदद करने तक ही रुक पाए। इसकी बहुत खास और ठोस वजह है जो कहानी में धीरे धीरे पता चलेगी, क्योंकि वो पास्ट से जुड़ी हुई चीज है। वहीं दूसरी तरफ आन्या बदहवास सा सभी को देख रही थी, क्योंकि इस समय उसके सामने वही पिछली मंजर थी। पर उस मंजर में उसे कुछ याद नहीं था, क्योंकि हर किसी ने उसके सामने मास्क लगाया था। पर आज का मंजर साफ साफ था, क्योंकि सामने कोई और नहीं, तिलक, मोहित और उसका दोस्त रमन था। अभी कुछ देर पहले ही उसे ये पता चलता है कि मोहित भी उन सब में शामिल था। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था उसका। अब उसको याद आता है कि जब मोहित उसे बार बार गलत तरीके से छू रहा था। वो तीनों बैठे शराब पी रहे थे, शायद अपने आप को शराब में डुबाना चाहते थे। तभी मोहित शराब की बोतल लिए आन्या के पास आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए, पहले तो तुझे मैं पाना चाहता था, अब मैं तुझे बर्बाद करना चाहता हूँ। आन्या गुस्से में, वो तो समय बताएगा कौन बर्बाद होगा कौन नहीं। ये बोल वो गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है, जिससे मोहित उसके बालों सहित खींचते हुए उसके ऊपर उसको शराब पिलाने लगता है। आन्या चेहरा इधर उधर करने लगती है। तभी उसका दोस्त रमन उसको पीछे से उसका सिर पकड़ लेता है और वह उसे जबरदस्ती उसके मुंह में शराब डालने लगता है। आन्या की आवाज उसके अंदर घुटती रह जाती है, पर शराब की बोतल मुंह के अंदर रखने से वो बोल नहीं पाती। वो लगभग आधा बोतल आन्या की सांस रोक उसे शराब पिलाता है। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, उसकी मरने तक की स्थिति हो गई थी। वो जैसे ही बोतल हटाता है वो जोर जोर से खांसने लगती है। तभी रमन मोहित को देखते हुए, क्या बात है मोहित, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तूने मुझे बताया था कि क्या गजब की जवान लड़की हो गई है, पर इसे तो देखकर मुझे तो सारी हीरोइन भी फेल नजर आ रही है। ये कह वो उसके गर्दन पर हाथ फिराने लगता है और झटके से उसकी साड़ी को खींच देता है, जिससे उसके सीने से उसकी साड़ी गिर जाती है। मोहित बचे हुए शराब को उसके चेहरे, उसके गर्दन, उसके सीने पर गिराने लगता है। तभी तिलक उठता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। आन्या को ये सब वही मंजर याद दिला रहा था। आन्या पैनिक करने लगती है और भगवान से बस एक ही प्रार्थना है, भगवान मैंने कभी किसी को जानबूझकर कोई बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर इस बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, जी नहीं पाऊंगी। तभी अभी तिलक अपने शर्ट को खोलकर फेंकता है और आन्या का बाह पकड़ खींचकर उसे बिस्तर पर धकेल देता है। आज आन्या सब कुछ खुली आंखों से वही मंजर देख रही थी। भाई के नाम पर कहे जाने वाला ये शख्स उसके साथ दरिंदगी करने जा रहा था। तभी आन्या अपने आप को झकझोरती है, नहीं, आन्या तो किसी की पत्नी है तो इस तरह से कमजोर नहीं रह सकती। यह कह तिलक जो उसके होठों पर होठ रखने जा रहा था उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मारती है, जिससे एक चीख के साथ तिलक बगल में गिर जाता है। आन्या दर्द से कराहते हुई उठती है, क्योंकि तिलक ने बड़ी बुरी तरह से उसके पेट पर लात मारी थी। वो उठ जैसे ही भागती है, तिलक अपने एक हाथों से पकड़कर इस कमीनी को। तभी मोहित, तेरी इतनी हिम्मत, तूने उसे मारा, ये कह वो उसे खींचकर दीवार से लड़ा देता है। दीवार से लड़ने से उसके सर से खून बहने लगता है। कहा जाता है कि एक लड़की चाहे तो सबसे लड़ सकती है, पर कैसे जब उसके सामने इतने दरिंदे खड़े हो, वो भी हटे कट्टे। पर आन्या बड़ी मुश्किल से अपने आप को बेहोशी से रोकती है, क्योंकि उसे तो बेहोश नहीं होना था, नहीं तो ये सब दरिंदे उसे बेहोशी में भी नहीं छोड़ेंगे। वो हिम्मत कर मोहित को जोर से धकेलती है और दौड़कर वहीं पर पड़े शराब की बोतल को लेकर सीधे दीवार पर पटक देती है। और उन सबको दिखाते हुए, मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो तुम सबको जान से मार दूंगी। ये बात सुन अब तक संभल चुके थे। तिलक ने कहा, तू मुझे बच नहीं सकती, तू मुझे डराने आए है क्या? हम तुझे कच्चे खिलाड़ी दिखते हैं? बहुतों ने ऐसा किया है। आन्या फीकी मुस्कुराहट के साथ रोते हुए, तड़पते हुए, बातें तो लोग के साथ बहुतों ने किया है, पर आज जो मैं करूंगी वो किसी ने भी नहीं किया होगा। ये बोल उसे टूटे शीशे को अपने गर्दन पर रख लेती है। तभी तिलक हंसते हुए, तू क्या हमें पागल समझी है जो तू मरने का एक्टिंग करेगी और मैं तुझे छोड़ दूंगा? आन्या मुस्कुराते हुए उस टूटे शीशे को अपने गर्दन पर रेतने लगती है। उसके गर्दन से खून बहने लगता है। तभी दरवाजे को छेद करते हुए दो गोली, एक मोहित के सीने पर तो दूसरी तिलक के सीने पर लगी हुई होती है। वो दोनों ही लड़खड़ाकर पीछे गिर जाते हैं। तभी एक जोर के विस्फोट के साथ दरवाजा टूटता है, जिसे शायद अधीरा और अर्जुन ने तोड़ा था। सामने आदित्य अपने लाल आंखों से देखते हुए दोनों हाथ में बंदूक लिए दो लोगों को निशाना लगाया था। उसे बंदूक को देखकर ही समझ आता था कि वह दीवार के बाहर से छेद के भी उसका निशाना सही था। आन्या पीछे तो नहीं देखती, पर उसके चेहरे पर एक सुकून सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी आदित्य की नजर जैसे ही आन्या पर पड़ती है, वह अपने हाथ से बंदूक छोड़कर आन्या की तरफ भागता है। आन्या अब तक अपने गर्दन से उस शीशे को हटा चुकी थी। वो गिर पाती, तभी आदित्य उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और घबराते हुए आन्या आन्या मुस्कुराते हुए, आदू मैंने खुद को बचा लिया। मैं इस दरिंदे को खुद को छूने नहीं दिया। मैं जीना चाहती हूँ आदू, पर कैसे जीऊँ? एक सच है आदू, तुम्हारी रिधिमा ना मैली हो चुकी थी। ये सब बोलते हुए उसे काफी तकलीफ हो रही थी। उसकी सांसें अटक रही थी। आदित्य के आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब तक तीनों को अधीरा, अर्जुन और बॉडीगार्ड पकड़ लिए थे। उसकी ऐसी स्थिति देख अधीरा वहीं लड़खड़ा कर बैठ जाता है। आन्या अपने कांपते हुए हाथों से आदित्य के चेहरे पर हाथ रखते हुए,
अगर मैं मर गई तो मरने से पहले मैं तुम्हें बस इतना चाहती हूँ कि वो कभी किसी और के साथ ऐसी हरकत ना करे। तुम्हारे रिद्धिमा की आत्मा ये लोग छन्नी कर चुके थे। शायद मैं यह आपसे कभी नहीं कह पाती। ये बोल अपनी आंखें बंद कर लेती है और आदित्य जोर से चिल्लाता है, रिद्धिमा। कुछ घंटे बाद इस समय सभी हॉस्पिटल में थे। आन्या का अंदर ऑपरेशन चल रहा था और बाहर इस समय सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। आदित्य तो इस समय एक चेयर पर बेसुध से बैठा था। वो तो आन्या को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से वीर और अर्जुन ने उसे संभाला था। वही अधीरा एक जगह बैठा हुआ था। इस समय पूरी राजवंश फैमिली वहां पर थी। वैसे तो हॉस्पिटल में 2-4 से ज्यादा लोग नहीं रुक सकते थे, पर यहाँ हॉस्पिटल सुधा जी का था और उस फ्लो को पूरा खाली करवा दिया गया था। आलोक जी जो आन्या को खोजने के लिए न जाने कहां कहां गए हुए थे, उन्हें जैसे ही पता चलता है आन्या हॉस्पिटल में है वो तुरंत वहां पहुंचते हैं। तभी वो घबराते हुए, कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है? कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कीर्ति का तो रो रो कर बुरा हाल था, वो आशिमा के गले लगे हुए थी। तभी आलोक की नजर आदित्य पर जाती है जिसका चेहरा शरीर पूरे खून से लगा था और वह अपना सिर नीचे किए एक टक जमीन को घूर रहा था। तभी आलोक जी का दिमाग खराब होता है और वह जैसे ही उसकी तरफ गुस्से में बढ़ने लगते हैं तभी पृथ्वी उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आलोक संभालो खुद को, अभी आन्या का ध्यान रखो। अभी सारे झगड़ा को बाद में रखना, अभी हमारी बच्ची को अच्छा होना है। आलोक जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आलोक के मन में पिछला मंजर घूम जाता है। उनके मन में एक अनकहा डर था कि कहीं आन्या के साथ फिर से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, पर उन्हें क्या पता, आन्या तो उससे भी ज्यादा अपने साथ कर चुकी थी। पृथ्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आलोक से क्या और कैसे कुछ बताएं। तभी आलोक पृथ्वी को झकझोरते हुए, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? पृथ्वी के भी आंखों में आंसू आ जाता है और वह आलोक को पकड़कर बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगी, उसका ऑपरेशन चल रहा है। आलोक जी घबराहट के मारे चिल्लाते हुए, क्या बात कर रहे हो, कैसा ऑपरेशन, क्या हुआ है उसको? उनका दिल बैठा जा रहा था। तभी पृथ्वी आलोक को मजबूती से पकड़ते हुए, आलोक वो आन्या। पृथ्वी को ऐसे अटकते देख आलोक जी का दिल घबराने लगता है, जैसे कुछ ऐसा सुनने वाले हो जो सुनने की उम्मीद ना हो। आलोक थोड़ा तेज आवाज में, पृथ्वी तुम मुझे बता रहे हो या मैं जाकर खुद देखूं? इतनी पृथ्वी, आलोक, आन्या ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये सुनते ही आलोक के पैर पूरी तरह से लड़खड़ा जाते हैं और वो गिर पाते कि पृथ्वी उन्हें कसकर पकड़कर अपने गले लगा लेते हैं। आलोक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पैर में जान ही ना हो। एक पृथ्वी ही थे जो आलोक को संभाल सकते थे, नहीं तो कोई आलोक के कड़क नेचर से उनके सामने टिक नहीं सकता था। आलोक पृथ्वी से अपने आप को छुड़ाने लगते हैं पर पृथ्वी जी उन्हें नहीं छोड़ते और उन्हें पकड़े रहता है और उसकी पीठ सहलाते हुए, तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं पड़ना है, उसकी मजबूती बनना है, समझने की कोशिश करो। आलोक जी बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक रखे थे और थोड़ा शांत होते हुए, सुधा कहाँ है? पृथ्वी, वो ऑपरेशन कर रही है। ये सुनते ही आलोक जी के आंखों में रुके आंसू बाहर आ जाता है। एक माँ कैसे अपने बच्चे का ऑपरेशन कर रही होगी, उससे बड़ा तो दर्द किसी को हो ही नहीं सकता। वहीं वार्ड के अंदर आन्या इस समय एक अस्पताल के नीले रंग के मैक्सी गाउन में बेसुध सी पड़ी हुई थी और उसके अगल बगल ना जाने कितने डॉक्टर खड़े थे। सुधा जी के आंखों में आंसू था। तभी उनके सहयोगी डॉक्टर सुधा के कंधे पर हाथ रखते हुए, डॉक्टर सुधा, आप यहाँ के सीनियर हैं और आपको ये याद रखना होगा, दूसरी हॉस्पिटल से डॉक्टर आने में काफी टाइम हो सकता है और इनका ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो गया है। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो उनकी जान पर बन सकती है। सुधा रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तभी वो डॉक्टर बोलते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। सामने वाले पेशेंट की जिंदगी आपको बचानी है। आप उसे एक ममतामयी आंखों से ऑपरेशन करेगी तो कुछ भी हो सकता है। क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटी को कुछ हो? सुधा रोते हुए नामे सिर हिलाती है। आज वो फिर से वही मंजर देख रही थी जब अन्य बेसुध से बिस्तर पर पड़ी हुई है। एक समय था जब उनके सामने उनकी छोटी सी बच्ची थी। हालात बद से बदतर हो गई थी और आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और फिर बड़ी मुश्किल से जाकर एक गिलास पानी पीकर अपने आंसुओं को पोंछ अपने आप को मजबूत कर वो आन्या के पास पहुंचती है। आन्या की गर्दन की एक नस कट चुकी थी जिससे उसका ब्लड लॉस रुक नहीं रहा था। सारे डॉक्टर अपना अपना बेस्ट दे रहे थे। सुधा आन्या के पास आकर एक साफ रुमाल से आन्या के पूरे चेहरे को ढक देती है। आन्या के नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। उसका चेहरा रुमाल से ढकने से उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी और वह एक गहरी सांस ले खुद को संभाल अपना ऑपरेशन शुरू कर देती है। लगभग 2 से 3 घंटा बीत जाता है और अभी तक कोई भी डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। सिर्फ नर्स अंदर बाहर कर रही थी। तभी 1 घंटे के बाद सभी लोग बाहर आते हैं। सुधा जी का चेहरा टोटल बेजान हो चुकी थी। वो बाहर आते हैं तो विभा दौड़कर उनके पास जाती है और सुधा को पकड़ लेती है। सुधा को देख आलोक, जो अब तक बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल चुके थे, उनके पास जाते हैं। क्या हुआ सुधा, आन्या ठीक तो है ना? सुधा जी के कदम हल्के हो चुके थे, जैसे उनके कदम में कोई दम ही ना हो और वह वहीं बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उनका रोना हर किसी की आंखों में आंसू ला देता है।
वो माँ जो अपने बच्चों को इस हालत में देखी हो उसका दिल कैसे तड़प गया था। वो इतनी देर तक डॉक्टर के भेष में अपने मन को किसी कोने में छुपा कर रखी थी, पर अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो फूट फूट कर रोने लगती है। जब से वीर का कॉल आया था उन्हें अस्पताल पहुंचना है, तब से उनका दिल घबरा रहा था। जब उन्होंने आन्या को इस हालत में देखा तो उन्हें रोने तक नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची को पहले उपचार करना था। तभी आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए सुधा के पास आता है और बड़ी मुश्किल से यह सवाल पूछता है, क्या हुआ है, वो ठीक तो है? सुधा जैसे ही आदित्य को देखती है उनकी आंखों में लाल अंगारे बरसाने लगते हैं। वो बड़ी मुश्किल से उठती है और खींचकर आदित्य के गाल पर जोर से एक तमाचा मारती है। आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है पर कुछ बोलता नहीं। तभी सुधा एक बार फिर उसके गाल पर थप्पड़ मारती है, पर आदित्य तभी नहीं बोलता। सुधा रोते हुए उसका कॉलर पकड़ के, तुम्हारे भरोसे मैंने अपने बच्ची को विदा किया था। सबके सब तुम्हारे खिलाफ थे, पर मुझे विश्वास था कि तुम उसके साथ हमेशा खड़े रहोगे, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से वो पहले भी मौत के मुंह में पहुंची और अभी भी वो मौत के मुंह में पहुंची और पूछ रहे हो वो ठीक है कि नहीं। क्या फायदा तुम्हारे रहने का जब तुम मेरी बच्ची को बचा तक नहीं सके। आदित्य की आंख शून्य की भाव थी, उसके आंखों में आंसू सूख चुके थे। ये फिर वह किसी के सामने रोकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। सुधा लगातार आदित्य के गाल पर मारती रहती है। अगले ही पल वह आदित्य के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। आदित्य उन्हें कसकर पकड़ लेता है और उसके आंखों से भी एक बूंद आंसू लुढ़क जाता है। सभी इस समय इमोशनल थे। तभी राघवेंद्र जी दूसरे डॉक्टर जो वहीं पर खड़े थे उनसे पूछते हैं, डॉक्टर हमारी बहू कैसी है, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर जी वो खतरे से बाहर है, उनकी काफी ब्लड लॉस हुई है और एक गर्दन की नस कट जाने से उनका ऑपरेशन किया गया है। उन्हें ठीक होने में 15 से 20 दिन या फिर महीना लग सकता है। अभी वो बेहोश है, उन्हें 24 घंटे में या फिर जल्द ही होश आ सकता है। तभी बाहर से सफेद कोट में कुछ लोग आते हैं। वो डॉक्टर उनसे हाथ मिलाते हुए, हेलो डॉक्टर नितेश। सामने वाला डॉक्टर, हेलो मिस्टर मुखर्जी। तभी मिस्टर मुखर्जी डॉक्टर को अंदर चलने का इशारा करते हैं। तभी डॉक्टर मुखर्जी सुधा जी से कहते हैं, डॉक्टर सुधा चलिए। इस सुधा अपने होश में आती है और आदित्य के गले से निकल वो तुरंत आईसीयू रूम में चली जाती है। आए। तभी आदित्य अपनी घबराहट छुपाना से कड़े शब्दों में पूछता है, क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? आए। ये सुन डॉक्टर, वो ठीक है, खतरे से बाहर है, पर ये कहते हुए रुक जाता है। तभी आदित्य अपना आपा खोते हुए उस डॉक्टर के कॉलर को पकड़ बोलता है, क्या यहाँ सस्पेंस का खेल चल रहा है या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जल्द से जल्द बताओ उसे हुआ क्या है। तभी वीर आदित्य को उसका कॉलर छुड़वाता है तो वो डॉक्टर आदित्य के दर्द को समझते हुए वो बोलता है, दरअसल आपकी वाइफ के पेट पर काफी बार वार किया गया है, जिस वजह से उनके पेट में काफी अंदरूनी चोटें आई हैं और उसी को एग्जामिन करने के लिए हमने ये डॉक्टर को बुलाया है, क्योंकि हम सिर्फ एक सर्जन है। और आखिर उनको हुआ क्या है, ये डॉक्टर नितेश जो काफी टैलेंटेड डॉक्टर है वो बता सकते हैं। आदित्य जैसे ही यह सुनता है उसके हाथों की मुठियां कस जाती है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। इस समय रात के 11 बजे बज चुके थे। आदित्य तुरंत वहां से निकल गाड़ी लेकर निकल गया। बाहर तेज बिजली चमकने लगी थी। तभी बाहर घनघोर बारिश होने लगती है। तभी आदित्य तेज गाड़ी चलाते हुए हाईवे पर गाड़ी रोक देता है। इतनी तेज से गाड़ी रोकने पर उसकी गाड़ी कई बार घसीटते हुए रुकती है। शायद वो जीना नहीं चाहता था, पर फिर मरने का ख्याल रोक लेता है। आदित्य गाड़ी से बाहर निकलता है। इतनी बारिश हो रही थी कि उसके बाहर निकलते ही पूरी तरह से भीग चुका था। इतनी देर से वो दर्द को दबा कर रखा था, अब वह निकलता है और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है, आह आन्या। वो बेसुध सड़क पर बैठ जाता है और अपने हाथों से सड़क पर जोर जोर से करने लगता है, जैसे शरीर के न जाने किस हिस्से से अपने दर्द को बाहर निकलना चाहता हो, पर वह दर्द बाहर नहीं निकल रहा था। खुद को चोट देते हुए वो रोते चिल्लाते हुए, क्यों क्यों हुआ तुम्हारे साथ ऐसा, क्यों हर कोई मुझे हर बात का जिम्मेदार समझ रहा है? क्या सच में ये सब मेरी वजह से हुआ? क्यों क्यों मेरी वजह से हर किसी को तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्यों? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी जिंदगी में मेरा शामिल होना ही अभिशाप है तो मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं होता। फिर वह अपने हाथों को फैला उसे पर देखते हुए, इन हाथों में पहली बार तुम मेरे गोद में आई थी। ये सब कहते हुए उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहा था। बारिश भी उसके आंसू को देख शायद रो रही थी। आसमान में बिजली तड़क रहे थे। पहली बार मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये सब सोचते हुए वो फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक जब मारिया आलोक जी से ये कहकर कि वह अपने अनाथ आश्रम में जा रही है, कुछ महीने में आ जाएगी। वह अपने बच्चों को जन्म देने के लिए गई हुई होती है। जब उसका 9वां महीना पूरा होता है तो वह एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उस समय वहां पर सारिका आदित्य के साथ गई हुई थी। सारिका भी अनाथ आश्रम में 2 से 4 दिन में वापस आने का बोल वो वहां पर गई थी। जब डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी दोस्त को बेटी हुई है और इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, तभी आदित्य उस फॉर्म के कैटेगरी में अपनी साइन कर देता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, बेटा इस फॉर्म में आपको साइन नहीं करना था, क्योंकि या तो पिता या तो पति कोई गार्जियन ही इस पर साइन कर सकता है। तभी आदित्य बोलता है,
मैं उसका गार्जियन हूँ डॉक्टर, क्योंकि मैं उसका होने वाला पति हूँ। उसकी मासूमियत देख सब मुस्कुरा देता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी मारिया उस डॉक्टर को अपने हाथ से जाने का इशारा करती है और आदित्य को बुलाकर अपनी प्यारी सी नन्ही सी जान को, जो कि मारिया की गोद में भी नहीं गई थी, वो उसके गोद में नस को देने के लिए बोलती है। नस कपड़े में लिपटी हुई उसे छोटी सी बच्ची को उसकी गोद में रख देती है। आदित्य अपनी टिमटिमाती आंखों से उस बच्चे को देख रहा था। तभी मारिया आदित्य को इशारा से बुलाती है अपने पास और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, आदित्य मुझसे वादा करो कि मैं रहूं या ना रहूं, पर तुम मेरी बच्ची का ध्यान हमेशा रखोगे, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। आदित्य को उस समय तो कुछ समझ नहीं आता और मारिया को बात को नहीं समझ पाता और वो अपने प्यारी सी आवाज में बोलता है, आपको पता है ना, यह मेरी गुड़िया है और मैं बड़ा होकर इसी से शादी करूंगा। ये सब सुनते हुए सारिका और मारिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह आंसू था, शायद उन्हें पता था कि वो ज्यादा देर तक अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाएंगे। फ्लैशबैक एंड आदित्य बार बार अपने उन दोनों हाथों को जख्मी कर रहा था। मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, नहीं निभा पाया मैं अपना वादा। दुनिया के तानों से त्रस्त होकर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारे साथ गलत हुआ और फिर मैं अपने नफरत में तुम्हारे साथ गलत कर बैठा और अब तुमको मैं सही समय पर बचा नहीं सका। ये बोल वो जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते ही वो सड़क पर बेसुध से लेट जाता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है तो आदित्य अपनी जब आंखें खोलता है तो सामने वीर को देख वह झट से भी की कमर को पकड़ उसके गोद में सर रख किसी बच्चे की तरह रोने लगता है। वीर वही बारिश में आदित्य के साथ बैठ जाता है और उसे अपने बाहों के आगोश में ले लेता है। यह वह आदित्य था जिसे दुनिया नहीं जानती थी। उसके सिर्फ कुछ अपने ही जानते थे, या यूं कहा जाए इस आदित्य को सिर्फ वीर जानता था, क्योंकि वीर के ही सामने ही वो सिर्फ रोया था। लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं पर वीर और आदित्य वैसे ही बारिश में बैठे रहते हैं। वो आदित्य को रोने देना चाहता था। फिर वीर आदित्य को उठा। जब गाड़ी में आता है तो उसके मोबाइल में न जाने कब से रिंग हो रही थी। वो मोबाइल में अर्जुन का कॉल देख तुरंत उठाता है तो अर्जुन उसे अस्पताल आने का बोलता है। वीर तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में एक मॉल के सामने गाड़ी रोकता है। इत्तेफाक से मॉल बंद हो रही थी। वीर तुरंत अंदर जाता है और अपने कपड़े चेंज कर एक लोअर टी शर्ट पहने एक आदित्य के लिए लोअर टी शर्ट कपड़ा ला उसे जबरदस्ती देता है पहनने के लिए। आदित्य कार में ही अपने कपड़े चेंज कर अपने दुख को दर्द को छिपा उसके साथ चल जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो अभी सब लोग कॉफी पी रहे थे। पृथ्वी सबको जबरदस्ती कुछ पीने के लिए बोलते हैं क्योंकि न जाने कितने घंटे से सब लोग बैठे थे। आदित्य के वहां पहुंचते ही अर्जुन डॉक्टर के केबिन में जाने के लिए बोलता है। आदित्य जब डॉक्टर के केबिन में जाता है तो वहां पर 3 से 4 डॉक्टर बैठे हुए थे और वहां पर सुधा जी भी थी। सुधा आदित्य को देखते ही वहां से उठकर निकल जाती है। वहां सिर्फ एक डॉक्टर रह जाते हैं जो कि बाहर से आए हुए थे। आदित्य बिना भाव से, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कुछ रिपोर्ट आदित्य के सामने रखता है और आदित्य को बताता है, मिस्टर राजवंश, मैंने आपकी वाइफ का पूरा फुल बॉडी चेकअप किया, वो खतरे से बाहर है। पर तभी वीर आते हुए उस डॉक्टर को आगे बोलने का इशारा करता है और आदित्य के कंधे पर अपने हाथ को पकड़ लेता है जैसे वो आदित्य को सहारा दे रहा हो, क्योंकि वो जानता था कि कुछ तो गलत है। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर, मिस्टर राजवंश, आपकी वाइफ 3 वीक की प्रेगनेंसी थी। ये सुनते ही आदित्य का संग्रह है और अपनी पकड़ कुर्सी पर कस देता है पर आंखों से कुछ भी बयान नहीं करता। वीर आदित्य को कंधे से पकड़ उसे कंसोल करता है। तभी डॉक्टर बोलता है, आपकी वाइफ के पेट पर कई बार वार किया गया है और उसे वार से बच्चा मिस्कराज हो चुका है। आदित्य की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। तभी डॉक्टर बोलते हैं, उनके बच्चेदानी पर काफी असर पहुंची है और आगे के प्रेगनेंसी के लिए उनके ऊपर काफी कॉम्प्लिकेशन है। वीर, हिम्मत कर, क्या मतलब डॉक्टर, आप सही सही बताइए। डॉक्टर बोलता है, मैं आपको सरल भाषा में समझता हूँ। वो बच्चे का बच्चेदानी वीक होने की वजह से फ्यूचर में जब भी बच्चा कैरी करेगी उन्हें बहुत परेशानियां आ सकती है और जान पर भी बन सकती है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर वो इस केस में प्रेग्नेंट ना हो तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनकी बच्चेदानी पूरी तरह से डैमेज हुई है। ये सुनते हुए आदित्य का चेहरा पूरा डार्क हो गया था। डॉक्टर, आपकी वाइफ के एक सीक्रेट के बारे में भी बात करना है। जब डॉक्टर आदित्य को बताता है कि आन्या के पेट में चोट लगने की वजह से उसके पेट में 3 हफ्ते का बच्चा मिस्कराज हो जाता है, ये सुन आदित्य पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है। पर फिर भी वो खुद को मजबूत बनाए बैठे था। तभी डॉक्टर उसे उसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताता है। तभी वो डॉक्टर आदित्य से बोलता है, मिस्टर राजवंश, मुझे आपकी वाइफ के एक सीक्रेट के बारे में बात करना है जो शायद अब आपको जानना जरूरी हो गया था। आदित्य उन्हें देखने लगता है तो वो आगे बताते हैं, आपकी वाइफ 1 महीना पहले मेरे पास आई हुई थी। तभी वो डॉक्टर 1 महीना पहले अपनी और आन्या के बीच हुई बातों को बताने लगता है। फ्लैशबैक, आन्या हॉस्पिटल में इस समय डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी। तभी डॉक्टर उसे देखते हुए, मिस कपूर, आपके घर में आपकी माँ खुद इतनी बड़ी डॉक्टर है, आप इस मामले में खुद उनसे क्यों नहीं बात करती? तभी आन्या कहती है, डॉक्टर, मैं इस बारे में किसी को भी पता लगने नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप मेरी समस्या को समझेंगे। डॉक्टर उसकी बात ध्यान से सुनने लगता है तो आन्या हिचकते हुए, डॉक्टर, मैं बच्चा चाहती हूँ।
डॉक्टर उसके चेहरे के हाव भाव को देख पहले उसकी बात सुनना चाहता था, तभी आन्या बताती है, हम दोनों काफी बार करीब आए हुए हैं, पर न जाने क्यों मुझे एक डर सा लगता है, क्योंकि हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तभी डॉक्टर उसे समझाते हुए, आन्या आपकी उम्र ही क्या है, और 6 महीने होने से अपने आप को ये समझ लेना कि आपको कभी बच्चा नहीं हो सकता, यह ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप अभी खुद को और समय दीजिए। तभी आन्या थोड़े गुस्से में, डॉक्टर मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है कि क्या नॉर्मल होता है क्या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा फुल बॉडी चेकअप करिए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द बच्चा चाहती हूँ, मुझे नहीं इंतजार करना है। उसको इतना पैनिक करके देख डॉक्टर चुप हो जाता है और आन्या को बोलता है, रिलैक्स मिस कपूर, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। फिर वो नर्स को इशारा करता है तो वह नर्स आन्या को लेकर चली जाती है। 1 घंटे के चेकअप के बाद आन्या और डॉक्टर आमने सामने होते हैं। तभी डॉक्टर आन्या से बताते हैं, मिस कपूर आप नॉर्मल है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके पेट में एक गांठ है जो बच्चे बनने से रोक रहा है। आप इतना तो समझ गई होगी। डॉक्टर उसे दवा लिखते हुए, आप इसे बराबर कंटिन्यू दवा दीजिए और दवा जैसे जैसे काम करता जाएगा ये गांठ भी गलता जाएगा और बच्चा का बीज बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। आन्या थैंक यू बोल उठ जाती है और जाते हुए डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर मैं चाहती हूँ कि आप एक पेशेंट की तरह मुझे देखें और मैं चाहती हूँ कि आप ये बात किसी को भी नहीं, मेरी माँ को भी नहीं बताना है। डॉक्टर कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला देता है और आन्या चली जाती है। डॉक्टर आदित्य से कहता है, जिस हिसाब से मैं उनके अंदर खुशी और डर देखा था उस हिसाब से उन्हें ये बात नहीं पता लगे तो उनके रिकवरी होने में मदद मिलेगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जब मैं उनको यहाँ पहली बार देखा और ऐसी कंडीशन, तो मैं आपसे इस बारे में बताना जरूरी समझा। ये कह डॉक्टर उठ जाता है और बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो आदित्य को थोड़ा टाइम देना चाहता था, इस तरह का दर्द कितना तकलीफ दे रहा होगा। डॉक्टर के चले जाने के बाद आदित्य अपना सिर चेयर पर टिका देता है, जैसे अब उसके शरीर में कोई जान ही ना बची हो। तभी वीर दूसरी चेयर पर बैठ उसके हाथों को पकड़ बोलता है, आदित्य खुद को संभालो, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत बड़ी लड़ाई करनी है। अभी सारे फैमिली वाले तुम्हारे खिलाफ है और अभी आन्या का कंडीशन ठीक नहीं है, सब कुछ संभालना है। और यह जो डॉक्टर अभी कहकर गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आन्या बिना किसी को बताएं इस तरह से क्यों प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रही थी, उसकी उम्र ही क्या थी। आदित्य के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ जाती है और बोला, वीर उसे डर था इसी दिन का। उसे लगता था कि अगर बच्चा हमारी जिंदगी में आएगा तो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, वो मुझे खोने से डरती है। उसे लगता है अगर एक बच्चे आ जाएगा तो चाहे उसकी कोई भी सच्चाई हो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे पागल, उसे क्या पता कि वो मेरे रूह से जुड़ी है, और कोई अपने रूह को अपने से कैसे अलग कर सकता है। पर इसमें गलती भी मेरी थी जो मैं उसे एक विश्वास नहीं दिला पाया, ताकि वो अपने सारे दुख दर्द मुझसे कह सके। हमेशा एक डर में जीती रही, पर जिसने मेरी रूह को रुलाने की कोशिश की उसकी जिंदगी जहनुम बना दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये सब बोलते हुए आदित्य की आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो वीर से पूछता है, कहाँ रखा गया है उन लोगों को। वीर, ब्लैक फोर्ट में। आदित्य तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है तो वीर बोलता है, आन्या। आदित्य, वीर तुम यहाँ रहो और बाकी सब यहाँ पर है, पर मेरा जाना जरूरी है। ये बोल तो गुस्से में वहां से निकल जाता है। वही अधीरा जब आदित्य का चेहरा देखता है तो उसकी भी आंखें कठोर हो जाती है और वो तुरंत आदित्य के पीछे निकल जाता है। लगभग 1 घंटे बाद आदित्य एक सुनसान जंगल का इलाका था वहां से एक जगह पर पहुंचता है जो खंडहर नुमा था, जो दिखने में काफी डरावना लगता था। पर वहां पर इस समय 2-4 बॉडीगार्ड थे। आदित्य और अधीरा ये दोनों एक साथ वहां पर पहुंचते हैं। दोनों ही तुरंत अंदर जाते हैं। तभी आदित्य जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि सामने तिलक, मोहित और उसका दोस्त तीनों ही इस समय वहां पर थे। तिलक और मोहित के सीने से गोली निकाल दी गई थी, क्योंकि आदित्य उन्हें इतनी जल्दी मरते हुए नहीं देख सकता था। तभी आदित्य वहां पर पहुंचता है। आदित्य को देख कमीनेपंती से तिलक हंसने लगता है और काफी देर तक वो हंसते रहता है। हा हा हा। आदित्य गुस्से में जाकर उसके गाल पर एक चोर का मुक्का मारता है, जिससे तिलक वहीं पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून आ जाता है। तभी आदित्य उसके बालों को जोर से खींचते हुए, तेरी हिम्मत ही कैसे हुई तिलक, लगता है तू मेरी पनिशमेंट भूल गया था, या फिर तू भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं तेरे जीने पर अफसोस कर दूंगा, तुमने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की। यह बोल उस तिलक को जोर से पटक देता है। तिलक दर्द से चिल्ला उठता है, आह, पर फिर मुश्किल से उठ जाता है और तिलक हंसते हुए बोलता है, मार ले, तुझे मुझे मारना है मार ले, लेकिन तू हार गया। मुझसे तू हार गया, तेरे पास सब कुछ होकर भी तेरे पास कुछ नहीं बचा। इतनी बड़ी पावर होकर भी तू अपने बीवी को नहीं बचा सका। मेरी जूठन को तूने छुआ। क्या कहा था तूने बचपन में, यही कहा था ना कि यदि मैं कोई चीज छू भी दिया तो तू उसे नहीं लेगा। लेकिन अब देख, छुआ तो दूर की बात है, तू तो मेरा जूठन खाएगा। उस जूठन को तो जिंदगी भर अपने पास रखेगा। कैसे जाएगा तू उसके पास, कैसे छुएगा उसे। उसके शरीर के हर एक हिस्से पर मेरी छाप है, उसके दिल के अंदर तक मेरी छाप लगी हुई है, कैसे मिटाएगा तू उसे। आदित्य गुस्से में अपने पैरों से उसके जबड़े को दबाते हुए बहुत बोला, तू ना अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे।
ये बोल अपना सारा फ्रस्ट्रेशन तिलक के ऊपर उतारता है और उसे तब तक मारता है जब तक उसके दिल को थोड़ी ठंडक नहीं पहुंचती। तिलक लहूलुहान हो चुका था। तभी डरे सहमे बैठे मोहित और उसके दोस्त को अपने आग उगलती आंखों से देखते हुए जस्ट वेट एंड वॉच ये बोल चला जाता है, आए। वही उसके जाने के बाद वही दरवाजे पर खड़ा अधीरा वो दरवाजा चिपका देता है। आदित्य जब ये देखता है तो उसे कुछ ही देर में सभी की चीखें बाहर सुनाई देती है। शायद अधीरा अपना गुस्सा उन सब पर उतार रहा था। वही वीर सभी को समझा बुझाकर घर जाने के लिए बोल दिया था। दादी की भी हेल्थ ठीक नहीं थी, लेकिन वीर की यह समझाने पर कि वो कल सुबह आन्या के होश आने तक आ जाएंगे, सभी मान जाते हैं। पीयूष जो अब तक आ चुका था, वीर अर्जुन को सभी को घर ले जाने का बोलता है तो अर्जुन दादा दादी पृथ्वी जी और विभा सभी को राजवंश हाउस लेकर निकल जाता है। वही वीर पीयूष को कीर्ति आसिमा को ले जाने के लिए बोलता है क्योंकि वह यह अच्छे से जानता था कि नहीं आलोक जी जाएंगे और न ही सुधा जी। कीर्ति आशिमा को कपूर हाउस छोड़ने के लिए लेकर चला जाता है। प्रिया, गरिमा, शिवी, सनाया सभी कपूर हाउस में ही रुके थे। रात के लगभग 3 बज चुके थे। आलोक जी बेसुध सी आन्या के वार्ड में पर अपना सिर नीचे किए बैठे हुए थे। वही सुधा अपने केबिन में लेटी हुई थी। वीर बाहर ही बैठा हुआ था। तभी एक परछाई अंदर आती है। वीर जैसे ही उस परछाई को देखता है वो समझ जाता है कि कौन है। वीर तुरंत आन्या का आईसीयू का कमरा खोलता है तो आलोक जी सोफे पर सिर टिक आंख बंद किए सोए थे। तभी वो परछाई आन्या के पास जाती है और उसके बगल में खड़ी होकर आन्या को निहारने लगती है। यह कोई और नहीं मारिया थी। वो उसके चेहरे पर अपने हाथ फिराने लगती है। वह अपने दर्द को अंदर दबा आंखों में आंसू लिए वह आन्या के हाथ को अपने हाथों में पकड़ उसे चूम लेती है और उसके आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं और वह उसके हाथों पर अपना माथा टीका वहीं पर बैठ जाती है और रोते हुए मन में बोलती है, जिस बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने अपनी जिंदगी उन लोगों के हवाले कर दी ताकि मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। मैं बाहर के खतरे से तो तुम्हें हर मुमकिन कोशिश की बचाने की, पर मुझे नहीं पता था घर के अंदर ही इतनी भेड़िए बैठे हैं जो मेरी बेटी को आज इस हालत में लाकर खड़ा कर देंगे। ये बोल लगातार उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो अपने मुंह को दबाए रो रही थी क्योंकि आलोक जी ज्यादा दूर नहीं थे। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। क्या नसीब है मेरी बच्ची, मुझे माफ करना, मैं तुझे नहीं बचा पाई, मैं तुझे उन दरिद्रों से नहीं बचा पाए, माफ कर दे मेरा बच्चा। ये कह उसके हाथों को चूमने लगती है और रोते हुए बोलते हैं, तेरी माँ शपथ लेती है अब तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा, मुझे तेरे लिए उस धंधे से निकलना होगा। ये बोल रोने लगती है और उसकी हिचकी बन जाती है। तो वीर उसे चलने को बोला। मारिया भारी कदमों से उठती है और आन्या के माथे को चूम लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी वो अचानक रुक जाती है। वीर पीछे देखने लगता है। आलोक जो सोफे पर आंखें तो बंद किए थे पर उनके माथे पर चिंता की सिलवटें अभी भी बनी हुई थी। वो अपने कदम आलोक की तरफ बढ़ा देती है। तभी वो आलोक के नजदीक जा एक नजर भर उनको देखने लगती है जैसे उन्हें अपने मन में बसाना चाहती हो। फिर वो थोड़ी नाराजगी और गुस्से में, मुझे नहीं पता था मैं जिस इंसान को अपनी बेटी सौंप गई वह मेरी बेटी को भी नहीं बचा पाएगा। इसका जवाब समय आने पर आपको मुझे देना होगा। फिर मारिया झुककर उनके माथे को चूम लेती है और बिना वक्त गवाए बाहर निकल जाती है। और उसके इतना तेज बाहर निकलने से और अपने ऊपर कुछ स्पर्श पाने से आलोक बेचैन होकर उठ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वो वीर को देखकर, क्या हुआ? वीर, कुछ नहीं, सभी सोए थे, मैं बस एक बार आन्या को देखने आया था। ये बोल बाहर चला जाता है। वही मारिया बिना वक्त गवाए वहां से निकल जाती है। तभी पीछे से सुधा जो केबिन से आ रही थी वो उसे जाते हुए देख लेती है और वो वीर से पूछती है, ये कौन है?